बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑनलाइन आवाज मेरी क्लियर आ रही है? ऑडिबल जी? ठीक हो गया। थैंक यू। शुक्रिया जी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वो कहते हैं कि वो सर वो ऑनलाइन वालों को ज्यादा जो है ना वो प्रेफर किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी। आज पॉलिटिकल साइंस को डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर। सर उसामा इज हेयर। और सर उसामा शहजाद की माशाल्लाह इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में 15th पोजीशन आई। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस थी। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड जो कि उनको मिली। और पॉलिटिकल साइंस में इस साल उनके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। सो इस चीज़ को बताने का मकसद आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ये है कि आप इस चीज़ की तसल्ली रखें दैट यू आर इन सेफ हैंड्स इंशाल्लाह। इस मामले के अंदर आज का फोकस जो पूरे के पूरे लेक्चर का होगा वो पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए होगा, क्योंकि अगर आप डेटा निकाल कर देखें तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा ऑप्ट किया जाने वाला सब्जेक्ट, जो कि इस दफा मिसाल के तौर पे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि टेक्निकली एक किस्म का कंपलसरी सब्जेक्ट ही बन गया है, क्योंकि या फिर आईआर है या पॉलिटिकल साइंस है, जो कि टेक्निकली समझ आता है और उसमें भी पॉलिटिकल साइंस की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं। आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे आप लोग सारे के सारे सर सामा से कि वाई टू ऑप्ट पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट। और नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों का भी मकसद ये है और सर उसामा का मकसद भी ये है और मेरा मकसद भी है, नंबर कैसे आएंगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि देखिए, अंडरस्टैंड करें, आपने इस 2 महीने या 2.5 महीने के लेक्चर में, इन 25-30 लेक्चर्स के अंदर ना कोई पॉलिटिकल साइंस का मास्टर बन जाना है, ना हम प्लेटो को रिप्लेस करने के लिए आए हैं। बात समझ आ रही है? लेकिन कम से कम हम समझना हमारे लिए जरूरी है कि हमने नंबर कैसे लेने हैं, क्योंकि आप लोगों का मकसद इस मामले पे होना चाहिए सीएसएस का कि सर इस सब्जेक्ट में नंबर कैसे आएंगे। आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक समझ आनी चाहिए, आपको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। वो सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बात समझ आ रही है? इस सारे के सारे प्रोसेस में आई हैंड ओवर द स्टेज नाउ टू सर उसामा। वो इसको टेकअप करेंगे। और ऑनलाइन वाले आप लोग सारे के सारे जो है, थोड़ा सा मुझे पता है आप लोग सारे के सारे ऑनलाइन वाले हमारे जो हैं बड़े करीबी हैं, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों ने ना हिम्मत रखनी है। सारे आंसर्स आप लोगों के होंगे। इसमें कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो पर्सनल कन्वर्सेशन है उसको ज़रा थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सुनने की, क्योंकि सारे के सारे आंसर्स एट द एंड ऑफ द डे हो जाएंगे। अभी नहीं तो 5 मिनट बाद हो जाएंगे। इसलिए आप लोग भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके जहन में फौरन आते हैं लिख लें, ताकि आपको भूल ना जाए और बाकी सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह जो है वो आसान हो जाए। हैंड ओवर टू सर उसामा। सर थैंक यू। चाय वगैरह आ गया? पानी पानी बस मैं आपको चले थैंक यू। कैसे जी? अब सारे लोग खैरियत से हैं? ठीक है। कोई आप सारों ने पॉलिटिकल साइंस आप कर लिया होगा या अभी सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करना है? कर लिया होगा है? इतनी जल्दी डिसीजन कर लिया आपने? वो जो हर एस्पायरेंट का परपिचुअल डायलेमा होता है कि आईआर या पोल साइंस, उससे नहीं आपने गुजरना? गुजरना है अभी आपका है और किसका? किसी आपका भी है? आप में भी किसी का है? ठीक है। ठीक है, ये एक ऐसा डायलेमा है जिससे हर अच्छा एस्पायरेंट लाजमी गुजरता है। जिस बंदे को तो आइडिया ही ना हो कि पोल क्या है और आईआर क्या है, दोनों उसके लिए नई बातें हों, उसको तो होता है कि ठीक है बस जो कोई बता दे वो आप कर लेते हैं। लेकिन जो एक सोचने वाला दिमाग है वो बहरहाल सोचता है कि आईआर रखूं या पॉलिटिकल साइंस रखूं, कौन सा सब्जेक्ट मुझे सूट करेगा, किस में मेरे मार्क्स बेहतर आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा मामला है ये सोचना, इसमें कोई मजायका नहीं। जो आज का हमारा लेक्चर है ना, इसमें जो मेरी प्रेफरेंस है या जो मेरे गोल्स हैं वो ये हैं कि मैं एक तो आपको ना ये यहीं से बात कर लेते हैं कि आईआर और पोल साइंस, इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस मैं आपको दे दूं। मैं आपको अपनी इनसाइट्स बता दूं कि किन बातों की बुनियाद पे आपने इनमें से कोई चूज करना है। और उसमें अल्टीमेटली, क्योंकि बहरहाल आप जो भी चूज करें, मैं पोल साइंस चूज कर चुका हूं, ठीक है। तो मैंने उसके बाद आपको पोल साइंस का बताना है कि पोल साइंस जो है वो एक सब्जेक्ट का जो है वो ओवरव्यू मैं आपको दूंगा कि किस तरह का ये सब्जेक्ट है, इसमें क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें हम इसमें अमूमी कवर कर रहे होते हैं, एक जनरल फ्रेमवर्क पॉलिटिकल साइंस का क्या है। उसके बाद हम जो है वो इसका जो सिलेबस है उसको जो है ना वो रिव्यू कर लेंगे। सिलेबस को रिव्यू करेंगे और इसमें हम जो है ना वो पोल साइंस 1 और 2 दोनों को देके चल रहे होंगे। और फिर वेरी इंपॉर्टेंटली
ये बात के इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या होंगे, और इन द एंड जो है वो देयर वुड बी अ बोनस एज वेल। बोनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की हमारी क्लास जो है उसके ये हमारे जो है इससे ये इसका स्ट्रक्चर ये होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से होगी। और इसके बाद आई विल टेक क्वेश्चंस एज वेल, कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आज की इस लेक्चर से रिलेटेड हों, चाहे वो इन जनरल हों, ओवर द टाइम पीरियड आपके माइंड में आए हुए हों, और इवन पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी कोई आपका क्वेश्चन हो, तो वी कैन डिस्कस दैट एज वेल। ठीक है। अच्छा चलिए पहले बात नहीं करते हैं आईआर और पोल साइंस। दोनों बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे। और इनफैक्ट अभी मेरे पास सिलेबस आउटलाइन मौजूद नहीं है, या वो जो एक एफपीएससी की तरफ से जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। वहां पे इस ग्रुप में, ये ग्रुप ए है, ग्रुप ए में आप सब्जेक्ट्स देखते हैं ना, तो आपके पास चॉइस ही ये दो ही सब्जेक्ट्स की बनती है। मसलन अगर फॉरेस्ट्री वहां पे है, तो फॉरेस्ट्री तो ऑब्वियसली हम रूल आउट कर देंगे, हमारा उस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं है। या ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स में से 200 नंबर का हम सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो वहां जोलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है। तो अनलेस के हमारा उस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड हो, हम वो सब्जेक्ट्स ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो नेचुरली हमारे पास चॉइस बचती है वो पॉलिटिकल साइंस और आईआर की ही चॉइस है, कि इन्हीं दो में से हमने कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है। अगेन, अनलेस कि आपका किसी और सब्जेक्ट में एकेडमिक बैकग्राउंड हो और आप उसको बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी सारे स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट्स हैं, ये दो जनरलिस्ट सब्जेक्ट्स हैं जो कि हर बच्चा कवर कर सकता है, हर बच्चा। चाहे वो नेशनल साइंस के बैकग्राउंड से हो, चाहे वो सोशल साइंस के बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कम पढ़ने वाला हो, चाहे ज्यादा पढ़ने वाला हो। ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं डेट आर मैनेजेबल फॉर एवरी एस्पायरेंट। ठीक है। अब इससे आगे इन दो सब्जेक्ट्स में कहां से फर्क आता है, और इन्हीं बातों की बुनियाद पे आप में से जिसने चूज नहीं किया उसने चूज करना है। आईआर के हवाले से ना बहुत बहुत अच्छी बात यह है कि आईआर एक ओपन एंडेड सब्जेक्ट है। आईआर का जो सिलेबस है उसकी बाउंड्रीज नहीं है। मैं मिसाल देता हूं आपको। मेरे हाथ में ये पॉलिटिकल साइंस का सारा सिलेबस है। पहले ही हेडिंग है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, नीचे कोई 10-12 पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। इन 10-12 को कवर कर लेंगे, अच्छी तरह कवर कर लेंगे, आपके पास गारंटी होगी, श्योरिटी होगी कि आपके यहां से दो क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से वो क्वेश्चन इस तरह से बना दे कि जो आप अटेम्प्ट ही ना कर पाए, गिवन डैट कि आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया हुआ हो। मैं मजीद एलेबोरेट करता हूं। जैसे प्लेटो का पॉलिटिकल थॉट है, तो प्लेटो बेसिकली आज की डेट से हम पीछे जाएं तो कोई 2000 साल पहले का एक फिलोसफर है। 2000 साल से प्लेटो की फिलॉसफी पे काम हो रहा है, प्लेटो के बारे में लिखा जा रहा है, उसके पॉलिटिकल आइडियाज को एनालाइज किया जा रहा है। अब प्लेटो के हवाले से जो भी डायमेंशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं वो सारी फिल्टर आउट हो चुकी हैं। अब उसमें कोई नई डेवलपमेंट हो नहीं सकती। अब ये मुमकिन नहीं है कि बहिश्त से प्लेटो वापिस आए और अपने पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ मजीद ऐड कर दें। ठीक है। लिहाजा जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक क्लोज्ड एंडेड सब्जेक्ट है, और इसके बरक्स जो आईआर है वो ओपन एंडेड सब्जेक्ट है। ठीक है। और इसके ना बहरहाल अपने अपने फायदे और नुकसान भी हैं। अगर आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, आप इफ यू हैव अ प्रूडेंट माइंड, इफ यू हैव अ थिंकिंग माइंड, तो आपकी अगर नॉलेज कम भी होगी ना, तो ओपन एंडेड सब्जेक्ट में आपके पास रूम फॉर मैन्योवरिंग होता है कि आप बात को जो है वो चला लें। आपको जो है ना वो ये रूम होता है कि आप आर्गुमेंट्स उस पर खुद से जो है वो आगे जनरेट करना स्टार्ट कर दें। मैं मिसाल देता हूं। इज ग्लोबल पीस पॉसिबल और नॉट, ये पोल का सवाल नहीं है, ये आईआर का सवाल है। आईआर इज कंसर्न विद ग्लोबल पीस और नॉट द ग्लोबल पीस। अब ग्लोबल पीस पॉसिबल है या नहीं है, इस पे इफ यू हैव अ थिंकिंग माइंड तो आप एक किताब पढ़े बगैर भी लिख सकते हैं, आप 10 आर्गुमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन what are Plato's ideas on education and how Plato's ideas on education are related to the development of a stable political system?
आपके पास रूम फॉर मैन्योवरिंग नहीं है। अगर आपने प्लेटो को पढ़ा हुआ है आप लिख लेंगे, नहीं पढ़ा हुआ आप नहीं लिख सकते। डिफरेंस समझ रहे हैं? तो ये आपके पास, ये आप जो है ना, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस इज क्लोज्ड एंडेड सब्जेक्ट एंड आईआर इज ओपन एंडेड सब्जेक्ट। पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसकी फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं, वो उनसे बाहर नहीं जाता। आईआर का जो सिलेबस है उसकी फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है, उसकी फ्लूइड बाउंड्रीज हैं। उसमें सिलेबस जो है वो किसी भी एक्सटेंट पे एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस है ना, इसके जो सोर्सेज हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। कुछ 4-5 ही किताबें मैक्सिमम बनती हैं जिनसे पॉलिटिकल साइंस को कवर किया जा सकता है। आईआर के लिमिटेड सोर्सेज नहीं है। आईआर का मामला इस तरह से ही है कि आप जितना पढ़ लें उतना ही कम है। और उसमें भी मैं ये बात वाजे कर दूं कि ये नुकसानदेह बात नहीं है, ये इन एसेंस एक फायदेमंद बात भी है कि जितना आप पढ़ रहे हैं उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है चीजों की, उतनी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेहतर हो रही है। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प आउट कर रहा है। पॉलिटिकल साइंस में स्पेसिफिक आपके पास सोर्सेज हैं, आप वहां से उनको तैयार कर लेते हैं। आपका पोल साइंस 200 नंबर का तैयार हो जाएगा और बड़ा बेहतरीन तैयार हो जाएगा। उन 200 नंबर्स में से आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर लाजमी कर लेंगे। और अगेन यस, ये फायदा, ये एडवांटेज पॉलिटिकल साइंस का भी है कि पॉलिटिकल साइंस को भी हम बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में यूज कर लेते हैं। जिस तरह गालबन 2025 का ऐसे था कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। किसी को इल्म में है ही ऐसे? बस ठीक है। अब ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी प्योर पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स हैं। आपने इस ऐसे को ना एज एन ऐसे बिल्कुल भी तैयार ना किया हुआ हो, लेकिन आपने पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी तैयार की हो, तो आप ये ऐसे बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2024 में एक ऐसे आया था, गालिबन वो था कि जो है ना वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के रिलेटेड था, गवर्नेंस के रिलेटेड ऐसे था, अक्सर आ रहा होता है गवर्नेंस, पॉलिटिकल सोशलिज्म वगैरह वगैरह। अब ये वो सारे ऐसेज हैं जो पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है। तो दोनों का जो नॉलेज है बहरहाल वो बाकी सब्जेक्ट्स में हेल्प आउट कर रहा होता है। अलबत्ता यस, नो डाउट के आईआर का जो नॉलेज है ना वो रिलेटिवली ज्यादा हेल्प करता है। इसमें मुझे कोई, ये मानने में मुझे कोई यार नहीं है। और इसके अलावा मैं आखिरी इस पे जो चीज आपको बताना चाहूंगा वो ये है स्कोरिंग ट्रेंड। स्कोरिंग ट्रेंड का मामला बड़ा खराब है। कोई 1-2 साल आईआर अच्छे नंबर देता है और 1-2 साल पॉलिटिकल साइंस अच्छे नंबर देता है। ठीक है। 2024 में पॉलिटिकल साइंस जो है उसने बहुत अच्छे मार्क्स नहीं दिए। लोगों के 90, 100, 110 नंबर थे। आईआर ने बड़े अच्छे नंबर दिए, 120, 130, 140 नंबर दिए। मेरे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि यार ये पॉलिटिकल साइंस नुकसानदेह है, मैं जो है ना इसके साथ नहीं जाऊंगा, ये मुझे पीएस तो नहीं देगा, पीएसपी तो नहीं देगा, अगर मुझे जो है ना क्लियर करवा भी दिया तो ये तो जो है वो मैं ओएमजी में चला जाऊंगा। उनका ये ख्याल था, उनको ओएमजी पसंद नहीं था, हालांकि अच्छा ग्रुप है। अगले साल उन्होंने 2025 में पोल को चेंज किया, आईआर रख लिया, आईआर हिट हो गया, आईआर में 90 नंबर आ गए। ठीक है। तो बहरहाल स्कोरिंग ट्रेंड फ्लक्चुएटिंग है, इस पे आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन मुस्बत बात क्या है? मुस्बत बात यह है कि 2024 में पोल हिट था, लेकिन शाफे के 2024 में पॉलिटिकल साइंस में ही बहुत अच्छे मार्क्स थे एंड शाफे वाज द टॉपर ऑफ सीएसएस 2024 विद पॉलिटिकल साइंस। ये सिर्फ नहीं कि उसने पास किया, सिर्फ ये नहीं कि उसने पीएस में एलोकेशन ली, ही टॉप्ड ऑल ओवर द कंट्री विद पॉलिटिकल साइंस, जो कि उस साल रिलेटिवली लेस स्कोरिंग था। ठीक है। तो इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि आप जो है ना वो इनमें से जो भी जो है ना वो सब्जेक्ट चूज कर लें, उसको बहुत अच्छा प्रिपेयर करें, बहुत अच्छा प्रिपेयर करें। अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया हुआ होगा ना, तो अगर हिट हो भी गया तो पॉलिटिकल साइंस और आईआर इतने ही हिट होते हैं कि आपके नंबर कम होके 110 तक आ जाते हैं, 110, 115, अच्छा तैयार हो तो। ठीक है, इससे नीचे नहीं जाएंगे। और ये ठीक मार्क्स हैं, इसके साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है ना वो आपको थोड़ा सा जो है ना वो एज दे जाएं, तो आप टॉप ग्रुप तक, पीएस तक, पीएसपी तक, एफएसपी तक आराम से आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, एक एक इसमें कैविट जरूर है कि मसला यही है कि अगर पेपर मुश्किल आना है, पेपर जो हिट होता है ना वो ओरिजिनली पेपर ही मुश्किल आता है। ऐसा नहीं होता क्योंकि पेपर आए भी आसान और फिर भी हिट हो जाए। जो पेपर हिट होना होता है उसमें पेपर ही पहले मुश्किल आता है, उसके बाद चेकिंग भी टफ होती है। ठीक है। तो पेपर जो मुश्किल बनाने का रूम है ना, ये आईआर में बहुत ज्यादा है।
जो मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि ओपन एंडेड सब्जेक्ट है। तो आईआर में पेपर को मुश्किल बनाना बहुत आसान है, वो जिस तरफ मर्जी बात को ले जाए, कोई जो है ना वो उसके पास वो कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज तो है नहीं है कि उनके अंदर ही उसने रहना हो। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में अगर वो पेपर मुश्किल बनाना भी चाहे ना, तो फिर भी एग्जामिनर के पास, पेपर सेटर के पास रूम फॉर मैन्योवरिंग थोड़ा ही है। ठीक है। वो अगर बहुत मुश्किल भी पेपर बनाना चाहे तो वो पहले 10 जो है वो फिलोसफर्स पे नहीं जाएगा, उसके अलावा किसी दो पे चला जाएगा, लेकिन बहरहाल इन्हीं 15 के आसपास ही घूमेगा। कोई 16वां फिलोसफर है नहीं है उसके पास। आईआर में उसके पास ओपन एंडेड स्पेस है, वो जहां मर्जी चला जाए, उसकी डिस्क्रिशन है। ठीक है। तो अगर हिट हो भी तो मेरा ख्याल है कि पोल साइंस रिलेटिवली इन दैट केस भी आपको बनिस्बत आईआर के बेहतर नंबर दे देता है। ठीक है। तो ये वो बहरहाल मेरे टेक अवेज हैं रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन आईआर एंड पोल साइंस। और इन्हीं सारे टेक अवेज की बुनियाद पे आई माई सेल्फ डिसाइडेड टू गो विद पोलिटिकल साइंस, कि पोलिटिकल साइंस जो है वो चूज कर लेते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, नॉट माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और 2024 की अटेम्प्ट हिट थी पोलिटिकल साइंस के एतबार से, लेकिन आई स्टिल गॉट गुड मार्क्स इन 2024। लेकिन अब अच्छा तो था कि अगले साल दोबारा अगर पोल साइंस हिट हो गई, ठीक है, तो 24 में मैंने ये कोशिश, 24 के बाद रिजल्ट जो है ना वो पेपर तो हो चुके थे, तब भी आइडिया होगा था इतना पेपर अच्छा नहीं हुआ हुआ। 25 के लिए आई ट्राई टू मेक श्योर कि अगर पेपर हिट भी होना है तो मैं इतनी अच्छी तैयारी कर लूं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा तैयार हो। ठीक है। मैंने अपनी रीडिंग को डाइवर्स कर लिया। ऑब्वियसली मेरे साथ बहुत सारे दोस्तों ने तैयारी की, मेरे जूनियर्स भी इस तरह के हैं जिन्होंने पूछ के भी तैयारी की, अटेम्प्ट्स भी दी, सीनियर्स ने हमारे साथ तैयारी की। तो पोल साइंस में ना जो नंबर कम आने का डायलेमा होता है, उसकी बेसिक रीजन या मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है सब स्टैंडर्ड सोर्स पे रिलाई करना। जब आप सब स्टैंडर्ड सोर्स पे रिलाई करते हैं ना, तो पोल किसी साल बहुत अच्छे नंबर भी दे रहा हो, फिर भी आपके 80 नंबर ही आएंगे। कल बल्कि मैं डीएमसी देख रहा था, मेरे साथ 2025 के एक क्वालिफायर हैं जिनका इंटरव्यू के बाद एलोकेशन नहीं हुई। ठीक है। यानी कि पास थी उनकी 25 की अटेम्प्ट, उनके पोलिटिकल साइंस में 80 नंबर हैं। ठीक है। और हालांकि 25 में अगेन पोल साइंस ने तो रिलेटिवली बेटर स्कोर दिया है, लेकिन 80 मार्क्स क्यों, इतने थोड़े क्यों? उनके 80 है, मेरे 144 हैं। सिर्फ ये एक सब्जेक्ट जो है वो इतना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है जो एलोकेशन और नॉन एलोकेशन के दरम्यान में खड़ा हुआ है। तो उसकी रीजन मैं उनसे कल डिस्कस कर रहा था, क्योंकि उन्होंने अब अपनी अटेम्प्ट अपनी प्लान कर रहे थे, वैसे डिस्कस कर रहे थे चीजें। तो उसकी रीजन थी कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस सिर्फ एक ही किताब पढ़ी थी, गाइड बुक थी, सिर्फ उन्होंने उस एक किताब पे रिलाई कर लिया। और रिजल्टेंटली वो सवाल भी सारे कर रहे, वो पास भी कर रहे पेपर, 66 में पेपर पास हो जाता है। उनका पेपर पास भी हो गया, उनका एज अ होल रिटर्न भी पास हो गया, लेकिन स्कोर्स बहुत कम रहे। और स्कोर्स कम रहने की वजह से इन द एंड उनकी एलोकेशन नहीं हुई। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिटर्न फेल होना इतना दुख नहीं देता जितना एलोकेशन ना होना दुख देता है। एलोकेशन ना होना, वो जिंदगी रुक जाती है एक दफा। रिटर्न का इतना मसला नहीं होता, उसके बाद आगे पीएमएस सब दे देते हैं, आप जो है वो आगे कुछ और देते हैं, और रिटर्न में आप फेल हो रहे हैं तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, 12,000 और लोग भी तो फेल हो रहे हैं। ठीक है। एलोकेशन टाइम में आपके साथ सिर्फ जो है ना वो आपके साथ कुछ ही लोग हैं जिनकी एलोकेशन नहीं हुई, मेजॉरिटी की तो हो गई है, तो तब बहुत दुख होता है। तो बहरहाल ये वो सारा जो है ना वो मामला है, द चॉइस बिटवीन आईआर एंड पॉलिटिकल साइंस, द डिबेट बिटवीन आईआर एंड पॉलिटिकल साइंस। आई ट्रस्टेड, आई बिलीव इन माई इंट्यूशन। मैंने अपनी सिक्स सेंस पे बिलीव किया कि मैं पोल को अच्छा हैंडल कर लूंगा और पोल मुझे रिलेटिवली ज्यादा बेनिफिट दे देगी। ठीक है। तो पोल ने मुझे फेवर किया भी कि पोल में मेरे 144 मार्क्स आए, जो कि इस साल के हाईएस्ट मार्क्स थे। और मैं यही समझता हूँ कि जो है ना पीएस में जो मेरी एलोकेशन है वो पोल साइंस ने करवाई है। अगर पोल मेरे स्कोर थोड़े से कम कर देती, 15-20 नंबर मेरे यहां से कम हो जाते, तो मैं पीएस की बजाय पीएसबी में आ जाता। ठीक है। और इसके साथ कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई और सब्जेक्ट हिट होता, फिर पीएसबी से भी नीचे चले जाते। तो पीएस अगर मुझे दिलवाया किस सब्जेक्ट ने, तो वो पोल साइंस ही है। ठीक है। तो मैंने आई बिलीव्ड ऑन माई इंस्टिंक्ट। अब आपका डिसीजन है, अब आपका टाइम है, अब आपने डिसाइड करना है कि आपकी सिक्स सेंस, आपकी इनर कॉल क्या है। जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसको फिर बहुत अच्छा तैयार करिएगा, बहुत अच्छा, कि उस साल अगर वो हिट भी होना हुआ ना, तो आप अलबत्ता हिट ना हो रहे हो, आप हिट होने के बावजूद 110 120 नंबर ले रहे हो। और अगर थिंग्स वेंट इन योर फेवर, और मेरा यह ख्याल है कि 2027 में अगेन पोल साइंस अच्छे मार्क्स ही देगा, मुझे लग नहीं रहा कि जो है ना इसके मार्क्स के खराब होने के चांसेस हों। ठीक है। मेरा ये पर्सनल बहरहाल ख्याल है। और अगर जो है ना वो पेपर भी रिलेटिवली एक मीडियोकर पेपर है, जिस तरह 26 का पेपर अभी रिजल्ट आना है, मीडियोकर पेपर था, बहुत मुश्किल पेपर नहीं था है। अगर पेपर भी ठीक आ गया, आप अटेम्प्ट भी अच्छा कर रहे हैं, आपकी तैयारी ठीक हुई, तो पोल विल गिव यू वेरी गुड स्कोर, जो कि इनेबल करेगा इस बात को, इंश्योर करेगा इस बात को
कि यू लैंड इन योर ग्रुप ऑफ चॉइस। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? क्या सोचा फिर आप लोगों ने, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है? पॉलिटिकल साइंस के लिए हाँ, आप तो ऑलरेडी चूज करके बैठे हैं ना। ठीक है, अच्छा ये तो बहरहाल ये बात होगी। अब हमने बात करनी है पॉलिटिकल साइंस है क्या। तो चलें, कुछ बातें आप बताएंगे, कुछ मैं बताऊंगा कि क्या है जी पॉलिटिकल साइंस। कुछ इंसाइट्स हो आपकी, क्या है पॉलिटिकल साइंस आपकी? थोड़ा ऊंचा बोलें। मेन होगी। बिल्कुल ठीक है, अच्छी है, आपने डिकोडिंग की है नाम के एतबार से। अच्छा, और किसी के ख्याल में, कोई आपके माइंड में हो कि क्या है पोल साइंस, आप में से कोई और बताए? कुछ भी बता दें, ऑब्वियसली मैं जज नहीं कर रहा आपको, मैं सिर्फ आपकी राय जान रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक बड़ी रेलिवेंट क्वेश्चन है। एंड से बिलाल आप बताएं जरा, क्या है पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप में से कोई बताना चाहे? वेरी नाइस, एक जो है ना आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात की है आपने। आप में से किसी को है ख्याल? कोई एक फर्ज बता दे, उसके बाद आई कंटिन्यू, आप बता दें। कुछ माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो आपने बातें कही ना, ये सारी बातें, सारों की बातें ठीक थी, किसी की बात गलत नहीं थी। ये सारी बातें पॉलिटिकल साइंस की डिफरेंट डायमेंशंस को हाईलाइट करती हैं। एक जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी, वो ये है, पॉलिटिकल साइंस बिगन्स एंड एंड्स विद स्टेट। ये है एक पॉलिटिकल थिंकर प्रोफेसर गार्नर, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये। पॉलिटिकल साइंस बिगन्स एंड एंड विद स्टेट। यहीं से बात करते हैं कि स्टेट बनी कैसे। पहली दफा जब स्टेट बनी, तो वो स्टेट क्यों बनी, कैसे बनी। हम जब पॉलिटिकल थ्योरीज भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो पूरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यानी कि जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं हमारे, थॉमस हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, ये इसी बात पे बात करके स्टेट बनी क्यों है। मैकेवली अगर अपनी पॉलिटिकल थ्योरी प्रेजेंट करता है, तो वो इसी मकसद करता है कि एक जो प्रिंस है, उसको अच्छे अंदाज में अगर अपनी स्टेट को चलाना है, गवर्न करना है, अपनी स्टेट की स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है, तो वो क्या टेक्निक्स यूज करे। मॉन्टेस्क्यू ने अगर पॉलिटिकल थ्योरी प्रेजेंट की, तो उसका रेशनल यही था कि एक जो स्टेट है उसके अंदर पावर्स की कंसंट्रेशन होनी चाहिए या कि डिवीजन होनी चाहिए। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तो दे आर द एक्टर्स विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम्स वर्किंग इन अ स्टेट टू इंश्योर दैट द पॉलिटिकल सिस्टम रन्स इन अ स्मूथ मैनर। ये सारे पेपर ए की जो है ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। पेपर बी पे हम चले जाते हैं, तो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स अल्टीमेटली स्टेट की इफेक्टिव गवर्नेंस के हवाले से ही काम कर रहे होते हैं। रशिया में कोई एक मॉडल है, चाइना में कोई एक मॉडल है, पाकिस्तान में भी कोई एक मॉडल है, और ये सारे बहरहाल वो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो स्टेट के हवाले से, स्टेट के आसपास ही घूम रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है ना, वो अल्टीमेटली स्टेट के सारे मामलात को डील कर रही होती है। और ये एक ऐसा फॉर्मूला भी है, ये एक काइंड ऑफ रूल ऑफ थंब भी है, कि पॉलिटिकल साइंस का आप जब भी कोई आंसर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपने उसको स्टेट सेंटर्ड रखना होता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कभी भी इंडिविजुअल सेंटर्ड नहीं होती। पॉलिटिकल साइंस में मैकेवली पे सवाल आ गया ना, तो मकसद मैकेवली को डिस्कस करना नहीं है, स्टेट को डिस्कस करना है। यह डिस्कस करना है कि मैकेवली स्टेट को किस तरह से देखता है। मैकेवली की नजर में एक प्रिंस ने अगर स्टेट की स्मूथ फंक्शनिंग करवानी है, तो उसको क्या स्ट्रेटजीज ऑप्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर जो है ना वो पॉलिटिकल साइंस में सवाल आ गया है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क है, और जो है ना वो पाकिस्तान को कौन सा सिस्टम ऑप्ट करना चाहिए, तो अगेन हमने बात को, डिबेट को स्टेट सेंटर्ड रखना होता है कि
किस तरह की स्टेट है जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम सूट करता है, किस तरह की स्टेट है जहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम सूट करता है। जो पाकिस्तान की स्टेट है उसके ऐसे कौन से डायनेमिक्स हैं जिनके पेश नजर पाकिस्तान को इन दोनों में से कोई एक सिस्टम चूज करना चाहिए या मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में जो रूल ऑफ द थंब है वो यही है कि इट इज ऑल अबाउट स्टेट, द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट, द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टेट। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो यही बहरहाल पॉलिटिकल साइंस का ना एक ओवरव्यू है। पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों स्टेट के आसपास ही घूमते हैं। बस फर्क ये है कि वो सिलेबस ओवरव्यू में भी बात आ जाएगी कि पेपर 1 जो है ना पॉलिटिकल साइंस का, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे बात करता है, थ्योरेटिकल है। और जो पेपर 2 है वो प्रैक्टिकल है। स्टेट के हवाले से जो भी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे पेपर 1 में कवर हो रहे होते हैं थ्रू द पॉलिटिकल फिलोसफर्स, यहां पे डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। और पेपर 2 में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल ऑब्वियसली बात है कि कोई मुल्क किस तरह से चलाया जा रहा है, वहां प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स हैं, वहां पे यूएसए है तो वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस का क्या मैकेनिज्म है। ये उसका पेपर 2 का पार्ट ए है। फिर पार्ट बी में आए तो वो पाकिस्तान सेंटर्ड प्रैक्टिकल बातें हो रही होती हैं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस है, पाकिस्तान में अब तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं उनका स्टेट स्ट्रक्चर पे, स्टेट फंक्शनिंग पे क्या असर पड़ा है। 27th अमेंडमेंट हुई है तो इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं। और इसमें मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है वो रिसेंट ईयर्स में करंट अफेयर के साथ बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहा है। कि आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 तैयार कर रहे हैं तो आपका बेसिकली करंट अफेयर्स तैयार हो रहा है, आप करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस में पेपर 2 तैयार हो रहा है। लेकिन ये अपने पास बात अपने जहन में नोट कर लीजिए। आप आज जाके डीएमसीज देखिएगा 2024 के क्वालिफायर्स की, 25 के क्वालिफायर्स की, पेपर 2 के मार्क्स बहुत थोड़े आ रहे हैं, बहुत थोड़े आ रहे हैं। पेपर 1 में फिर भी मार्क्स ठीक है, पेपर 2 के मार्क्स थोड़े आने की मेरी नजर में रीजन ही यही है कि पेपर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड करंट अफेयर्स आर ओवरलैपिंग एंड सिमिलर बट नॉट द सेम। बहरहाल करंट अफेयर्स में अगर सी पैक आया है तो वो और अंदाज में अटेम्प्ट किया जाएगा, और पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में अगर सी पैक आ गया है तो वह किसी और अंदाज में अटेम्प्ट किया जाएगा। अगर करंट अफेयर्स में सी पैक पे क्वेश्चन आ गया है तो वहां पे माओजे तंग को रेफर करना जरूरी नहीं है, वहां पे कम्युनिज्म के सिस्टम को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, वहां पे स्टेट स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी, इस तरह की टर्म्स यूज करना जरूरी नहीं है, वहां पे इसके बगैर भी नंबर मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में जरूरी है कि आप अगर सी पैक डिस्कस कर रहे हैं तो आप उसमें बात ये करेंगे कि इसकी जो रूट्स हैं वो माओजे तंग के आइडिया ऑफ पंचशील से जो है ना वो इमर्ज हो रही हैं। जो सी पैक है ये जो है ना इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना टू प्रोपेगेट देयर ओन आइडियोलॉजी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल, टू प्रेजेंट देयर ओन सिस्टम एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी। अब ये वो बातें हैं जो पॉलिटिकल साइंस की बातें हैं, ये जो जार्गन है ये पॉलिटिकल साइंस का जार्गन है, ये करंट अफेयर्स का जार्गन है नहीं है। और इसी बात को चूंकि हम समझ नहीं पाते तो हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में मार्क्स नहीं ले रहे होते। कंटेंट सेम रहता है, जार्गन बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, किस चीज को कितना एम्फेसिस देना है ये एम्फेसिस बदल जाता है। ठीक है, तो ये है बहरहाल जो है ना पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 एंड पेपर 2, इनकी जो है ना एक एक जनरल जो है वो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि पेपर 1 थ्योरेटिकल, पेपर 2 प्रैक्टिकल। आगे एग्जैक्टली मैं आपके सामने ना सिलेबस ओवरव्यू जो है वो डिस्कस कर लेता हूं। पॉलिटिकल साइंस में ना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, पार्ट ए है और पार्ट बी है। और उसको हम अब देखते हैं इसको कैसे मैनेज करेंगे। ये है पेपर 1, ये है इसका पार्ट ए और ये है इसका पार्ट बी। पार्ट ए में सारे फिलोसफर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस पेपर ए की बात हो रही है और पेपर 1 की बात हो रही है, और पेपर 1 में स्पेसिफिकली पार्ट ए। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज आपको साथ वो आपको जो है ना समझाने के लिए बताता हूं
कि जो भी पेपर्स जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ना, वो उतने आसान हो जाते हैं। वो आसानी से हो जाए कि यहाँ इस पार्ट में से 2 सवाल आएंगे, इसको इस तरह से कवर कर लिए जाए। जिस तरह क्रिमिनोलॉजी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो है ना कि उसमें 4 पार्ट्स में जो है ना सारा सिलेबस डिवाइड है। तो उसमें आपको एडवांटेज ये होता है कि ये नहीं है कि अगर आपने कोई जो है ना वो एक पार्ट छोड़ दिया है तो आप ये नहीं होगा कि पूरा पेपर उसी पार्ट में से आया हुआ हो। पेपर पूरा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोई एक पार्ट आपका वीक भी है तो बाकी पार्ट्स जो है वो आपके मार्क्स इंश्योर कर देते हैं। तो इस तरह पॉलिटिकल साइंस में भी ये भी एडवांटेज है कि सिलेबस डिफरेंट चंक्स में डिवाइड किया हुआ है, ऑफिशियली डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 है, इसमें पार्ट ए में डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं। मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं और वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं। वेस्टर्न और उसके बाद मुस्लिम, ठीक है। अब ये आपको समझ आ रही होगी बात कि बस ये कुछ लोग हैं, उनने अपने कुछ पॉलिटिकल व्यूज दिए हैं, ठीक है। हमने पढ़ लेना है, समझ लेना है, मेमोराइज कर लेना है कि उन्होंने उनके पॉलिटिकल व्यूज हैं क्या। सोक्रेटिस था तो उसके क्या पॉलिटिकल व्यूज थे, प्लेटो था उसके क्या पॉलिटिकल व्यूज थे, अरिस्टोटल था उसके क्या पॉलिटिकल व्यूज थे, मैकियावेली के क्या थे, हॉब्स के क्या थे, रूसो के क्या थे, मॉन्टेस्क्यू के क्या थे। बस कुछ पॉलिटिकल व्यूज हैं, उनको हमने समझ लेना है। और साथ अपनी जो हमारे यहाँ लेक्चर्स हो रहे होंगे उसमें हमने ये साथ एक बात इंश्योर करनी है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ इतनी ना हो कि अच्छा इनकी थ्योरी क्या है। हमने अपने इन लेक्चर्स में इंश्योर करना है कि हम इस अंडरस्टैंडिंग को रियल वर्ल्ड पे अप्लाई भी कर रहे हो। अच्छा, मॉन्टेस्क्यू के अगर ये व्यूज थे तो क्या मौजूदा दुनिया में इनकी कोई इंप्लीमेंटेशन है या नहीं है, कोई रेलिवेंस है या नहीं है। मैं एक मिसाल से बात को मजीद समझाता हूं। जिस तरह पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में ना पहला ही जो फिलोसफर है वो प्लेटो है। तो अब प्लेटो की हम सारी थ्योरी अगर पढ़ लें लेकिन हम उसको मॉडर्न टाइम्स के साथ रिलेट ना कर पाए तो हमारी वो थ्योरी प्रॉपरली तैयार नहीं है, ठीक है। और फिर ये सवाल भी आ सकता है कि एक 2500 साल पुराना एक फिलोसफर, हाउ कैन दैट पर्सन बी रेलिवेंट टू द 21st सेंचुरी। तो अब वो रेलिवेंसी हमने समझनी है। बतौर मिसाल सिर्फ शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊं तो प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये वो आइडिया है जो आज तक रेलिवेंट है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का आइडिया, ठीक है। और इवन इस आइडिया को आप डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर सकते हैं कि जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी के लिए लोग सेपरेट हैं, पॉलिटिकल डोमेन के लोग सेपरेट हैं। और मजमूई तौर पे अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो हम यही डिस्कस करेंगे, दिस आइडिया राइट मैन फॉर द राइट जॉब इज मिसिंग इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री और इन द पॉलिटिकल फैब्रिक ऑफ एनी कंट्री। यानी कि हर बात की हमने ये बात समझनी है कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, रियल वर्ल्ड उसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो बहरहाल वेस्टर्न और मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं। और मुस्लिम्स में भी कुछ लोगों ने ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम किया है। मसलन इब्ने खुल्दून की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ असबिया, बहुत अच्छी थ्योरी है। और इवन जो मॉडर्न डे सोशियोलॉजी है, इट इज रूटेड इन इब्ने खुल्दून थ्योरी ऑफ असबिया। जो मॉडर्न डे सोशियोलॉजी है उसके फादर माना जाता है अगस्ट कॉम्टे को गालिबन। और उनकी जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ सॉलिडेरिटी है। वो जो थ्योरी ऑफ सॉलिडेरिटी है वो अगर आप पढ़ें तो इट इज द एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ इब्ने खुल्दून थ्योरी ऑफ असबिया। और इब्ने खुल्दून ने अपनी थ्योरी अगस्त कॉम्टे से 400 साल पहले दी थी, ठीक है। अब ये वो एस्पेक्ट्स हैं मुस्लिम हिस्ट्री के जो हमें पता नहीं होते और इन द मॉडर्न वर्ल्ड जिसमें वेस्ट इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द वर्ल्ड निग्लेक्ट हो चुके हैं। तो हम ये पढ़ते हैं तो हमें आइडिया होता है कि अच्छा इस तरह से भी चीजें हैं। और फिर यही वो चीजें हैं जो हम इवन इस्लामियात में यूज कर रहे होते हैं। इस्लामियात में पॉलिटिकल सिस्टम पे सवाल बहुत रेकरेंटली आ रहा होता है, तो वहां पे ये चीजें यूज हो जाती हैं। पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है कि जो है ना वो डिफरेंट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, वो पॉलिटिकल साइंस में आप तैयार करते हैं। यहां पे आप अच्छा तैयार कर ले वो एग्जैक्टली सेम इस्लामियात में रेप्लिकेट हो जाता है। या इस्लामियात में अच्छा तैयार कर लें तो उसको राइट जार्गन के साथ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मेरा एम्फेसिस ये रहता है कि पॉलिटिकल साइंस में जार्गन को आपने मेंटेन करना है। तो इस्लामियात में अगर आपने तैयार किया तो वहां जनरल लैंग्वेज है, वही बातें रैप इन द जार्गन ऑफ पॉलिटिकल साइंस आप पॉलिटिकल साइंस में भी जो है रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 पार्ट ए, वेस्टर्न एंड मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स। अब इसमें से भी सारे नहीं करने होते, कुछ करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करने हैं, और जो रह जाएंगे वो हम मुकम्मल नहीं छोड़ेंगे, हम सिर्फ उनका ओवरव्यू लेंगे कि उनका एग्जैक्टली आइडिया है क्या। चलिए ये भी बात मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं एक कि
तकरीबन शायद ही जो है ना, मैंने कभी सुना नहीं है कि किसी टीचर ने या तो करवाया हुआ हो इस चीज को, या इवन जो है वो मेरा ख्याल है बास बुक्स में तो ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है इसमें 10-12 जो मेन फिलोसफर्स हैं उनके अलावा बाकी लोग उनकी क्या फिलोसफीज हैं। और सेम गोज फॉर द मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स एज वेल, कि जो 3-4 मेन प्रोमिनेंट लोग हैं जिन पर अक्सर सवाल आ रहा होता है उनके अलावा बाकी लोगों की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो अब मामला ये है कि जो बाकी लोग हैं ना उनकी थेरीज पे सवाल नहीं आता, लेकिन उनकी थेरी से एमसीक्यूज आते हैं। और एमसीक्यूज जो हैं वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द जर्नी है, एस्पेक्ट ऑफ द प्रेपरेशन है। तो हम जो है वो सिर्फ जो कवर करेंगे वो मेन और प्रोमिनेंट फिलोसफर्स नहीं होंगे, बल्कि जो लेस इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस उनको भी हम कवर करेंगे, इस नुक्ता निगाह के साथ कि हम वहां से एमसीक्यूज कर सकें और उसके बाद अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाएं। और जब एलोकेट करेंगे तो इन द एंड जो है, जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाएंगे तो वो आपसे प्लेटो और एरिस्टोटल में बात करेंगे ही नहीं, वो आपको बोलेंगे कि जो है ना मुझे फ्रांसिस फुकुयामा की थ्योरी बताओ। ठीक है, तो वो तो आप जो है वो आप पूछे तो ये नहीं कह सके वो तो मैं चाइस पे छोड़ आया था। ठीक है, तो जो है ना इस वजह से हमने बाकियों को भी एक ओवरव्यू कर लेना है। कोई क्वेश्चन था आपका? हाँ जी। हाँ जी, क्वेश्चन आया था, मतलब अभी क्वेश्चन भी आ गया है, बिल्कुल ठीक है। कई किताबों में इनका नाम बिल्कुल है भी नहीं। अच्छा, कई किताबों में भी इनका नाम नहीं है? कई जो हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, इनका जिक्र भी नहीं है, बिल्कुल इनको ठीक है, ठीक से पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम अपने लेक्चर्स में इंश्योर करके इन सारों को हम कवर करें। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि क्योंकि सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव है, तो हम जो की पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं उनको तो इन डेप्थ देख रहे होंगे, इनको हम शायद उतना इन डेप्थ ना देख पाए, लेकिन ओवरव्यू जरूर करेंगे। हाँ, मतलब सारी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस वजह से हम ओवरव्यू जरूर करेंगे। ठीक है, हम उनकी निटी ग्रिटीज में बेशक नहीं जाएंगे, लेकिन उनका एग्जैक्टली पॉलिटिकल आइडिया है क्या, वो पॉलिटिकल ऑर्डर एंड डीके की बात करते हैं, वो जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसकी जो है ना वो दुनिया पे प्रीवेल कर जाने की बात करते हैं। तो ये जो उनके की पॉलिटिकल आइडियाज हैं उनको हम जरूर कवर करेंगे। ठीक है, एंड नॉट जस्ट फ्रांसिस फुकुयामा, अब रेने डेजिक्रेट्स जो है वो एक बेसिकली फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन हम एक ओवरव्यू कर लेंगे कि कॉग्निटो एर्गो सम की उनकी थ्योरी है क्या, आई थिंक देयरफॉर आई एम की उनकी थ्योरी है, तो वी विल गो थ्रू इट। ठीक है, कोई क्वेश्चन था आपका? हाँ जी करें। कौन सा आपने एमसीक्यूज की बात की है? मेरे ख्याल है आपके भी एमसीक्यूज 2030 तो आए ही होंगे जो भी आपके तो हम एमसीक्यूज की प्रिपरेशन इसमें कैसे करें, क्योंकि हम इसको बड़ा ठीक है, सर्विस में इम्पैक्ट करते हैं। हाँ जी, सेकेंडली आपने बताया इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, मोस्टली टेक्स्ट बुक्स की बाकी की बात थी, सारे मेरे ख्याल मार्क्स तक सारे प्रिपेयर करते हैं, बीच में कांट भी छोड़ते हैं, कांट नहीं आया और मैनुअल कांट भी छोड़ दें। अभी रिसेंटली देखा है, अभी आपने माउथ की बात की है कि हम उसको सीखा नहीं करें, तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि अच्छी तैयारी के लिए हाँ जी, हम कहाँ तक इन फिलोसफर्स वगैरह, ओके हमें भी आ गया 26 में टेक आर्टिस्ट 2 बार आ चुका है, पेपर में नोट आया, चलो हाँ 10 नंबर का आ गया, बट वी नेवर नो। ऐसे यू उसके नेवर नो। बाद मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में किसी भी आ चुके हैं, मानवी भ्रांति से आ चुकी है, तो ये मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है आप लेके को अच्छा तैयार कर ले, प्लेटो एरिस्टोटल आ गए या परफेक्ट में, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके भी तैयारी में इन सबका ओवरव्यू रखा हुआ था बिफोर द पेपर, आपको इंटरव्यू में तो हाँ तो ऐसे ही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम्म, कितने तक करना चाहिए, कहाँ तक मैं try बताता करनी हूँ। चाहिए ठीक है, अच्छी तैयारी। बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस एक फर्द के होते हैं वो उसका आंसर सारी क्लास के लिए होता है। तो एमसीक्यूज के वजह से ये है कि एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, उनको स्किप नहीं किया जा सकता। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जब मैं क्लासेस में आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ना तो साथ साथ एमसीक्यूज करवाऊँ। ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो साथ साथ कवर हो जाए। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। एक एमसीक्यूज पास पेपर में आया हुआ है और पेपर में पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ प्लेटो। ठीक है, तो उसका रियल नेम था अरिस्टोक्लेस। तो वो समझते हैं कि अच्छा ये तो अरिस्टोटल का नाम होगा ना, तो ये इसका तो नहीं हो सकता, वो एमसीक्यूज गलत हो गया। ठीक है, तो अब उसे उनके बर्थ ईयर्स उनके डेथ ईयर्स हम साथ साथ क्लासेस में कवर कर लेंगे। सोर्स है पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स। और पोल साइंस में एडवांटेज ये है कि पास्ट पेपर्स बहुत पुराने भी अवेलेबल हैं, 2000 से ऑनवर्ड भी अवेलेबल हैं। यानी क्रिमिनोलॉजी में जेंडर में तो डायलेमा ये है कि पास्ट पेपर्स हैं ही 2016 के बाद से अवेलेबल, उससे पहले हैं ही नहीं है। पोल साइंस की अच्छी बात यह है कि 2016 से पहले भी पोल साइंस का सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा था और एमसीक्यूज आ रहे थे पेपर्स में। और इवन
एक दो तीन में ना, तो मेरे पास एक किताब थी उसमें उनके 30 एमसीक्यूज थे, तो आई एम नॉट श्योर कि वो तब आते ही 30 थे या उस बुक में 30 ऐड किए हुए थे। तो बहरहाल पोल साइंस के आपको पास पेपर्स बड़े पुराने हैं, उनसे भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो दैट इज द सोर्स। ठीक है, तो ये आपकी पहली बात होगी। दूसरी बात कि कितना कवर करना है। हाँ, अब हमने ना हर चीज को अगर इन डिटेल करेंगे ना, इन डेप्थ चले जाएंगे, फिर बाय द एंड सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही तैयार होगी। हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने करना यही है कि जो की पॉलिटिकल फिलोसफर्स है जिन पे बार बार सवाल आता है, या जो ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं जिनको अगर हम छोड़ दें तो हम काइंड ऑफ अपने 20 मार्क्स एट स्टेक लगा जाएंगे, उनको तो हमने इन डेप्थ इन डिटेल ही कवर करना है। और जो उसके अलावा बाकी पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, जिस तरह जो है ना, वो अभी तक जो है वो जॉन रॉल्स पे सवाल नहीं आया। ठीक है, लेकिन जॉन रॉल्स हो जाएं या जो है ना वो कार्ल पॉपर हो जाएं, इनके हवाले से, इन सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स के हवाले से हमने एक ओवरव्यू कर लेना है कि ये जो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं ये कहां से बिलोंग करते थे। ठीक है, अच्छा, इनका जो ईयर था, बर्थ ईयर, डेथ ईयर, यानी इनका जमाना कौन सा जमाना था। ठीक है, इनकी जो पॉलिटिकल थ्योरी थी, वो पॉलिटिकल थ्योरी है क्या थी, उसकी की प्रिजम्पशंस क्या हैं, उसके की पोस्टुलेट्स क्या हैं, और उनकी जो बुक है, जो भी बुक्स उनकी मेजर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके नाम क्या हैं। अब अगर इतना तैयार कर लेंगे ना, तो अगर जस्ट इन केस मजबूरी बन गई, तो इस डाटा को आप अच्छा मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको उनके ईयर्स मालूम है, जैसे बतौर मिसाल जो है वो आपको मालूम है कि जो फ्रांसिस फुकुयामा है वो 20th सेंचुरी के जो है ना वो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। तो आप उसको मैनिपुलेट आप कर लेंगे। आपको बात इतनी ही पता है, लेकिन आपको बाकी बातें पता हैं कि 20th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिज्म एंड डेमोक्रेसी, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट फ्रांसिस फुकुयामा इमर्ज एज द एडवोकेट ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आगे पूरी बात को हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो हम इतना कर लेंगे कि हमें अगर उस पर सवाल करना पड़ गया तो हम सवाल कर पाए, और ज्यादा चांस वैसे यही रहेंगे कि आप करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चॉइस वाला एडवांटेज भी तो है ना। यानी कि हो सकता है कि कोई ऐसा फिलोसफर आ जाए जो अमूमन नहीं किया जाता और आपने भी नहीं किया, लेकिन सारे सवाल भी तो उसने नहीं कहा कि करें, वो आपको चॉइस भी दे रहा है। तो बाकी आप कर लेंगे, बाकी अच्छे तैयार होंगे वो कर लेंगे, ये आ भी गया तो आप इसको स्किप कर पाएंगे इवन इन द पेपर्स। ठीक है, लेकिन हम इस पर रिलाई नहीं करेंगे, हम एटलीस्ट ओवरव्यू सर्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सिलेबस को हम आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, वेस्टर्न और मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का जो पार्ट बी है, उसमें आ जाते हैं बेसिकली डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मसलन कि सोवरेनिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, यूनिटरी स्टेट किसे कहते हैं, फेडरल स्टेट किसे कहते हैं, कन्फेडरेशन किसे कहते हैं। ये सारे डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे दे आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पार्ट बी। ठीक है, और मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन द पेपर वो भी यही है कि 50 नंबर का पेपर जो है वो पार्ट ए से आएगा, 50 नंबर का पेपर पार्ट बी से आएगा। 2 सवाल आपको जो है ना वो यहां से करने होंगे, और 2 ही सवाल आपको यहां से जो है ना पार्ट बी से करने होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस के एतबार से इक्वल जो है ना वो इनकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और ये जो है वो सिलेबस का ओवरव्यू। अब इनके सोर्सेज जो है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, सारों के सोर्सेज बताऊंगा कि एग्जैक्टली इनके सोर्सेज क्या हैं। अभी सिर्फ सिलेबस समझने के, अच्छा ये सारा जो है वो सिलेबस है। अब की जो पेपर 1 पे ना इतना ही सिलेबस है, इस सारे को मैं रिलेट करता हूँ इस बात के साथ कि देखें ये सारी चीजें थ्योरेटिकल हैं। जितनी भी थेरीज हैं, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स की हों या मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स की हों, या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि सोवरेनिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, कॉन्फेडरेशन क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी थेरी है। और सारी की सारी थेरी जो है वो पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का पार्ट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके अलावा पेपर 1 में कुछ भी नहीं है, ये बुनियादी बातें हैं। उसके बाद पेपर 2, पेपर 2 अगेन पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, और पार्ट ए में फिर आ जाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स, और पार्ट बी जो है ना वो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो आजकल कॉन्टेक्स्ट चल रहा है 2025-26 में जो पेपर्स आते रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के पेश नजर मैं इसको कहूंगा कि पेपर बी इज करंट अफेयर्स। जब मैंने किसी जमाने में तैयारी शुरू की थी
तब पेपर बी था जी, पाकिस्तान सेंटर्ड कुछ चीजें, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम सारे का सारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सारी की सारी, उसके अलावा जो है वो कुछ आईआर के कॉन्सेप्ट इसमें शामिल हैं, ये सारी चीजें थी। और हैं अभी भी यही, सिलेबस आउटलाइन तो ऑब्वियसली वही रही है, लेकिन सिलेबस आउटलाइन से हट के पेपर का अंदाज चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब पेपर का जो इस टाइम कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट जो है उसको अगर हम अप्लाई करें, तो पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का पार्ट बी हैज बिकम द करंट अफेयर्स नाउ। लेकिन करंट अफेयर्स में ये बात याद कीजिए, सिर्फ पाकिस्तान ओरिएंटेड करंट अफेयर्स नहीं, पाकिस्तान ओरिएंटेड भी और ग्लोबल ओरिएंटेड भी। ठीक है, तो आपने फिर उसको जो है ना डिस्टिंक्शन उसमें कैसे क्रिएट करनी है, कि यहां पे करंट अफेयर्स में और जो 100 नंबर का कंपल्सरीज में करंट अफेयर्स का पेपर है, उनमें क्या डिफरेंस होगा, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। सिर्फ रिपीट कर देता हूं, जार्गन का डिफरेंस है, अप्रोच का डिफरेंस है, माइंडसेट का, पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर यहां तक बातें? तो ये है जी जो है ना वो अगेन सारा पेपर 2 का सिलेबस। पॉलिटिकल सिस्टम्स में पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, फ्रांस, टर्की, ये सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स आ जाते हैं। और यहां पे वंस अगेन जो मेरी इन क्लासेस में अप्रोच होगी वो यही होगी कि हम सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स करें, कोई भी हम स्किप ना कर रहे हो। हम मलेशिया को भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, मलेशिया का पॉलिटिकल सिस्टम अगर सिलेबस में है तो हम कवर करेंगे उसे। ठीक है, क्योंकि अगेन उसमें से एमसीक्यूज आ जाता है। जैसे एक एमसीक्यूज है, और मैं पहली दफा पढ़ा तो मैं हैरान हो गया, तब तक मैंने अभी मलेशियन मेडिकल सिस्टम नहीं पढ़ा था, कि इन विच कंट्री देयर इज रिवॉल्विंग मोनार्की। रिवॉल्विंग मोनार्की, वहां पे ना बादशाह हर 5 साल बाद बदल जाता है। हैरानी की बात है ना ये। तो वहां पे कुछ फैमिलीज हैं, बादशाह उन फैमिलीज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हर 5 साल बाद ना उस फैमिली में से कोई एक बंदा बादशाह बन जाता है। और पूरी दुनिया में ये इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मलेशिया का ही है। वरना बादशाह तो पता है मुस्तकिल होता है। सिर्फ मलेशिया में जो बादशाहत है, मोनार्की है, वो भी रिवॉल्विंग है। और ये पास्ट पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, इन एमसीक्यूज। तो हमारी इसमें जो है ना वो यही प्रेफरेंस होगी कि हम चाहे जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो उन्हीं पॉलिटिकल सिस्टम को दे रहे हों जिन पे ऑलमोस्ट हर साल सवाल आ रहा है, लेकिन जो रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पर्सपेक्टिव है, कि या लेस इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि लेस फ्रीक्वेंट, जो रिलेटिवली लेस फ्रीक्वेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, हम उनको भी ओवरव्यू जरूर करें। इतना जरूर कर लें कि अगर मजबूरी बन जाए तो हम उस पर ना सिर्फ ये कि सवाल अटेम्प्ट कर पाए, बल्कि उसको बहुत अच्छे अंदाज में अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लेता हूं अभी। तो ये जो है ना, अच्छा, फिर जो है ना ये अब ये जो सारी बातें हैं, इनको आप वापस रिलेट करें तो ये सारी अगेन प्रैक्टिकल बातें हैं। किसी मुल्क का क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, ये प्रैक्टिकल बात है। किसी मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम करंटली सक्सेसफुल है या फेलियर है, एक प्रैक्टिकल बात है। सी पैक कोई जो है ना वो कागजों पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, एक जीता जागता एक दुनिया में एग्जिस्ट करता हुआ प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो पेपर 2 सारे का सारा जो है वो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, रियल वर्ल्ड ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये है सारे का सारा जो है ना सिलेबस ओवरव्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हाँ जी, करंट अफेयर रिलेटेड ही ज्यादा आता है हाँ जी, आजकल, जो ट्रेंड है वो हाँ जी, शुरू हो गया। हाँ जी, सर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है कि 1947 का है, 1956 का। ठीक है 47 का भी लिखा हुआ है। जी। ठीक है, और 1947 फिर वो यार आपने मुझे परेशान कर दिया कि जो है मैं लॉ 5 साल पढ़ता रहा हूँ, मैंने 47 का नहीं छोड़ दिया। ठीक है, 1956, 62, हाँ 73 बिल्कुल ठीक है, हाँ ये भी ये हम सारे कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूँ, हम करंट अफेयर से रिलेट करेंगे चीजें, लेकिन हम जो ट्रेडिशन है उसको ब्रेक नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स करने का, यहाँ पे एम्फेसिस करंट अफेयर्स रखने का मकसद ये नहीं होगा कि जो चीजें रवायती तौर पे आती रही हैं, चाहे 2 साल से नहीं आ रही, उनको छोड़ दिया जाए। वो भी करेंगे, साथ एक्स्ट्रा करेंगे। मेरे पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा नंबर आएंगे, वजह यही थी कि मैंने चीजें 40 पे छोड़ी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ही की। तो वही मैं, मेरी अप्रोच आपके लिए भी होगी कि आप कुछ एक्स्ट्रा ही करें, कुछ कम ना करें। ठीक है, तो ये जो रिवायती चीजें हैं वो सारी हम करेंगे। और बस ये है कि पेपर का अंदाज बदल गया है। जैसे 3-4 साल पहले ना हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल ये देगा कि 56, 62 और 73 के आइन का कंपैरिजन करके बताओ। ठीक है, हम अगर एक्सपेक्ट करें ना, पेपर ट्रेंड को एनालाइज करें, तो इट इज मोर लाइकली कि 2027 में जब आप पेपर दे रहे हो तो वो ये सवाल करे कि जो 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या रेपरकशंस हुई हैं। ठीक है, तो अभी तक कितनी तरमीम हुई हैं, तो वो 28 पे सवाल क्यों करेगा। हाँ तब तक हो जाएगी। ठीक है, उसको हम फिर कवर कर लेंगे, तो ये करंट अफेयर्स हो जाएगा।
कि वो एक रिसेंट डेवलपमेंट होगी, ठीक है, और किसी किताब में हमें उस पर कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम उनको कवर कर रहे होंगे, रवायती चीजें भी करेंगे, जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उनको भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमें यह पता है कि पेपर बहरहाल मॉडर्न ट्रेंड से आना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो एम्फोसिस रहेगा वो जो है ना, जो नई चीजें होंगी उन पे रहेगा। और यहाँ पे आई वुड रिक्वेस्ट सर मोजम एज वेल कि वो आपके साथ कुछ लेक्चर्स करें, ताकि क्योंकि उनकी जो करंट अफेयर्स पे कमांड है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है, तो वो भी आपके साथ जो है ना वो चीजों को डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो है ना यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 पार्ट बी के लिए भी आप ड्यूली प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, ताकि आपका पॉलिटिकल साइंस का जो ओवरऑल स्कोर है वो पेपर बी के नंबर कम आने की वजह से इंपैक्ट ना हो रहा हो। हम ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि पेपर ए में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हो और पेपर बी में भी अच्छे नंबर आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि दोनों में अच्छे नंबर आएंगे तो जो आपका एग्रीगेट है वो अच्छा बन पाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सोर्सेज पे आ जाते हैं। सोर्सेज के हवाले से पहली बात यह है कि मैं आपको ना खुश करने के लिए आपको ये कह सकता हूं कि वो फलां एक किताब है, उसे किताब को खरीद लीजिए, उसको पढ़ लीजिए और आपका पॉलिटिकल साइंस तैयार हो जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे, मेरी एनर्जी बच जाएगी, लेकिन आपकी अटेम्प्ट बचेगी या नहीं बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लिहाजा आप चाहे थोड़ा सा इस बात से, अब जो मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा उससे थोड़ा आप डर भी जाएं, लेकिन वो बात है जो एक ऑथेंटिक बात है, जेन्युइन बात है, जिसने मुझे जाती तौर पे मार्क्स जो है ना वो दिए हैं, और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली 100% गारंटीड आएंगे। वो ये है कि अपने सोर्सेज को डाइवर्स रखिएगा, किसी एक किताब पे और खसूसन कोई सब स्टैंडर्ड जो गाइड है उस पर रिलाई ना करिएगा, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस के वजह से ना कोई गाइड अच्छी एग्जिस्ट भी नहीं करती। मेरी सर मौजम के साथ डिस्कशन भी हो रही थी इस हवाले से कि आई हैव डन मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल, एमए पॉलिटिकल साइंस मैंने किया था, कि चूंकि कोई अच्छी किताब नहीं है जिसमें सारी चीजें कंपाइल्ड हों, तो कोई एक किताब जो है ना वो मिलके कंपाइल कर लेते हैं कि अच्छी कोई किताब जो है ना वो लिख भी लीजिए इस हवाले से। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट है इसमें पोल की कोई एक अच्छी गाइड नहीं है, तो हमें डाइवर्स सोर्सेज पे कंसल्ट करने पड़ेंगे। अब वो सोर्सेज क्या हैं? पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पार्ट ए वेस्टर्न पॉलिटिकल जो फिलोसफर्स हैं उसके लिए जो बहुत अच्छा सोर्स है वो है पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट बाय जुड हार्मन। पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट बाय जुड हार्मन। लिख दूं मैं? ये बड़ी लंबा सा नाम है, आप खुद ही लिख लें, मैं आराम से बोलता हूँ, काफी सारी किताबें हैं। पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट, पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट बाय जुड हार्मन, JUDD HARMON हार्मन। हाँ, रिकमेंड, ऑफिशियली रिकमेंडेड भी है, राइट, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। यहां से आप जो है ना वो जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं वो कवर कर रहे होंगे, और ये मैं सारे आपको ना जो सोर्सेज हैं वो लिखवाने के बाद आपको इनको ना आसान करना भी बताऊंगा, कि ऐसा नहीं कि आपने पूरी किताब पढ़ देनी है, ये काम मुश्किल है, आसान काम भी इसको करेंगे हम। ये हो गए मॉडर्न। इसके बाद आ गए मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स। उसके लिए जो है वो जो आसान किताब है वो तो वो वाली है, असलम चौधरी की किताब है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट बाय असलम चौधरी। वो आसान किताब है। अगर आप चाहें, अच्छा मैं आपको 2-3 किताबें भी बता सकता हूँ किसी एक चीज पे, लेकिन प्रेफरेंस ये रखिए कि आपने एक चीज पे ना, एक सेगमेंट पे एक ही किताब कंसल्ट करनी है, अपने ऊपर ओवरलोड नहीं करना इंफॉर्मेशन का। तो जो मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स है ना, इनके हवाले से जो ज्यादा अच्छी किताब है लेकिन मुश्किल किताब है वो है पॉलिटिकल थॉट इन मेडिवल इस्लाम बाय रोजेंथल। पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थॉट इन मेडिवल इस्लाम बाय रोजेंथल। ये एक रिलेटिवली ज्यादा अच्छा सोर्स है। वैसे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है ना उसके काफी ज्यादा सोर्सेज ले लिए जाते हैं। हाँ, मुस्लिम में ये है कि सोर्सेज मुश्किल से नहीं तो 2 बता दिए ना आपको, इसलिए ये असलम चौधरी वाला, भी असलम चौधरी वाला आसान है रिलेटिवली। एक और सोर्स भी लिख लेंगे, वो आपको कम लग रहे हैं ना, तो वैसे जो, हाँ, मुश्किल ना हो पड़े। रोजेंथल वाली थोड़ी मुश्किल है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, इसमें लैंग्वेज मुश्किल, इसमें कोई शक नहीं, पर वो मुश्किल लैंग्वेज, उसकी मुश्किल जार्गन है, और जार्गन ने नंबर देने हैं आपको, ठीक है। मैं इसको ना सोर्सेज बताने के बाद आखिर पे एक्सप्लेन भी करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई भी मैं करूंगा
एक और किताब वो ओनली ऑन द एम्फेसिस ऑफ जो है ना वो डियर ब्रदर, वो है एक किताब है सेजिस ऑफ द एजिस, सेजिस ऑफ द एजिस। ये भी असलम चौधरी ने ही कंपाइल की हुई है किताब। तो जैसे उनका कहना है कि जुजूड हार्मन की किताब है, रोजाना की किताब है, उन्होंने उसको कंसल्ट किया तो थोड़ी मुश्किल है। मैं मान लूँ उसकी लैंग्वेज ना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन किताब बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि एक एक जरा ना जो है ना वो बैलेंस्ड लैंग्वेज में हो जाए, ना बहुत आसान ना बहुत मुश्किल। बहुत आसान पे मैं बिलीव नहीं करता, मैं बैलेंस पे बिलीव करता हूँ। ठीक है, तो जो है ना वो बैलेंस जो किताब है ना वो है सेजिस ऑफ द एजिस, असलम चौधरी की किताब है ये। ठीक है, यहां से आपके हो गए जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं वो वेस्टर्न भी और मुस्लिम भी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आप खुद लिख रहे हैं, कोई स्किप तो नहीं होगा? हो ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पे। इस पे बड़ी अच्छी सी प्यारी सी किताब है, जो है ना वो मेरा एक दोस्त है यहाँ क्लास में मौजूद है, वो कोई 2 साल वो किताब पढ़ता भी रहा है। पॉलिटिकल साइंस थियरी एंड प्रैक्टिस बाय मजहरुल हक, पॉलिटिकल साइंस थियरी एंड प्रैक्टिस बाय मजहरुल हक। ये बिल्कुल ठीक किताब है, इससे ये चीजें अच्छी कवर हो जाती हैं। पॉलिटिकल साइंस थियरी एंड प्रैक्टिस बाय मजहरुल हक। यहां से पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पार्ट बी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, इससे आगे आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 पे, इसके सोर्सेज। पॉलिटिकल सिस्टम्स जो है ना, या इन्हें सिंपली कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम्स या कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए जो एक अच्छी किताब है वो है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय एस.एल. कैले, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय एस.एल. कैले, K-E-L-E-Y, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय एस.एल. कैले। यहां से जो आपके जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये किताब है। इसके अलावा किसी किताब में नहीं है मेरा ख्याल है ये, उसके अलावा ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ, वो जो है ना वो करंट अफेयर्स वाली यहाँ पे इसमें आ जाएगी वो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, नाम लिख लिया एस.एल. कैले वाली किताब। अच्छा, उसके बाद इसका ना ये पार्ट ए का सोर्स यही है, और फिर पार्ट बी जिसको मैंने यहाँ पे करंट अफेयर लिखा हुआ है, इसके साथ ना मैं ऐड कर देता हूं एंड मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीजें तो और भी इसमें है ही हैं, या सिलेबस में तो एटलीस्ट लिखी हुई हैं। तो इसके लिए जो सोर्सेज हैं आपके, वो एक तो यही है जो अभी इन्होंने जिक्र भी किया है, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। आपने ये किताब देखी हुई है, मोटी सी किताब है, पढ़ी नहीं जाएगी, सिर्फ आखिरी चैप्टर पढ़ना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी। आखिरी चैप्टर हार्डली कोई 50 सफ़ों का होगा। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। और आगे ब्रैकेट्स में लिख लीजिए इसके कि सिर्फ आखिरी चैप्टर, पूरी किताब नहीं पढ़नी। पूरी किताब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किताब है, बड़ी लेंथी किताब है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोल साइंस की सिर्फ बता रहा हूँ, वरना तो पाकिस्तान फिर बेशक पूरी पढ़ लें, वो मैंने पूरी पढ़ी थी वो। ठीक है, लेकिन वो पढ़ी मैंने 2 महीने में थी, अब आज टाइम शॉर्ट है ना, वो मैंने 2020-21 में पढ़ी थी, तैयारी करने से काफी अर्सा पहले की बात है। अच्छा ठीक है, ये किताब होगी। और यहाँ पे ना करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्योंकि इस पे करंट अफेयर्स चीजें काफी आजकल आ रही हैं, तो एक किताब है फरूख सुल्तान की ऑन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स बाय फरूख सुल्तान। लेकिन ये जो है ना वो ये याद रखिएगा कि उसकी किताब है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, पोल साइंस ओरिएंटेड नहीं है। तो उसकी जो लैंग्वेज है वो करंट अफेयर्स वाली है, तो वहां से आपने कॉन्सेप्ट लेना है, लेकिन उसको अपने अल्फाज में पॉलिटिकल साइंस के जार्गन में आपने खुद लेके आना है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वो करंट अफेयर्स बाय फरूख सुल्तान। ठीक है, जार्गन का एक्सप्लेन कर दूं, मतलब वहां पे ना वही बात कि सीपैक अगर डिस्कस हो रहा होगा तो साथ कम्युनिज्म डिस्कस नहीं होगा। वहां पे लैंग्वेज ये नहीं होगी कि पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कम्यून्स, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, पॉलिटिकल एवोल्यूशन, ये सारे वर्ड्स नहीं होंगे। ठीक है, या डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, इस तरह की बातें नहीं होंगी उसमें। उसमें सिंपल बात होगी, करंट अफेयर्स वाली बात, जो सादी बात है। वो सादी बात नंबर करंट अफेयर्स में देती है, पॉलिटिकल साइंस में नंबर नहीं देती। तो पॉलिटिकल साइंस में जार्गन पे हम आएंगे, और जार्गन कहां से आएगा? ये आखिरी पार्ट है।
इससे ऊपर हमने जितनी किताबें देखी हैं और इवन इस सेगमेंट में भी जो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है उसका जो जार्गन है ना वो प्योर पोल साइंस का जार्गन है। तो अगर इन चीजों को आप कवर कर चुके हैं तो बाय दैट टाइम यू वुड हैव मास्टर्ड द जार्गन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो फिर आपके लिए बात मुश्किल नहीं रहेगी कि आप अगर किसी बात को पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में ना भी पढ़े हों तो उसको पोल साइंस की लैंग्वेज में लेके आ सकें। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? अब इसके हवाले से ना एक अच्छी चीज या एक सिंप्लीफिकेशन मैं सिर्फ इतनी ही कर सकता हूं आपके लिए कि एक टॉपिक को ना किसी एक किताब से ही पढ़ें, एक ही टॉपिक को मल्टीपल बुक से ना पढ़ें। ठीक है, ये एक बात होगी। और दूसरी बात कि हम जब क्लास में किसी भी टॉपिक को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस कर लेंगे, इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे, और क्लास में जब ये इंश्योर हम कर लेंगे कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई है, आपको बात की समझ आ गई है कि प्लेटो है या रोजेंथल है या जो है ना वो यूके का पॉलिटिकल सिस्टम है वो बेसिकली है क्या, तो उसके बाद जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो फिर उसकी लैंग्वेज आपके लिए मुश्किल रहेगी नहीं, फिर वो बात आपको आसानी समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको आसान कर सकते हैं, इसके अलावा कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, देयर इज नो मैजिक पिल। ठीक है, राइट वे इज ऑलवेज द हार्ड वे, ये अच्छी अच्छी वो लाइन है, मैंने भी नोट की थी, राइट वे इज ऑलवेज द हार्ड वे। दुरुस्त रास्ता मुश्किल ही होता है, आसान रास्ता जो है ना वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये ऑब्वियसली आप सारे लोग तो कंटिन्यू नहीं करेंगे इस सेशन में, कुछ ऑब्वियसली आईआर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक सब स्टैंडर्ड सोर्स पे रिलाय करने वाली गलती ना करिएगा, ये कैवीट है, ये वार्निंग है, क्योंकि मसला यही है कि किसी एक अगर आप सब स्टैंडर्ड सोर्स पे रिलाय कर लेंगे, किसी एक गाइड बुक पे रिलाय कर लेंगे, तो आप पास भी कर लेंगे और इन द एंड आपकी एलोकेशन नहीं होगी क्योंकि आपके नंबर्स थोड़े हैं, तो उस पास करने का क्या फायदा होगा? आपको कोई फायदा नहीं हो पाएगा। और अगर रिटर्न फेल होता है तो कोई 6 माह 1 साल की जर्नी जो है वो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0। अगर एलोकेशन ना हो तो 2.5 साल की जर्नी इज मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, लिहाजा अगर काम करना ही है तो अच्छी तरह से किया जाए। मैं ओवरऑल भी इसी फिलॉसफी पे बिलीव करता हूं कि जो काम करना हो वो बड़ी अच्छी तरह किया जाए, उसमें जो है ना जस्टिस उसके साथ किया जाए। ऐसा ना हो कि काम किया भी जाए और वो अच्छा भी ना हुआ हो। ये मुझे एक चिट आई है, मुझे भी उसी से पता चल रहा है, ये बात आपको पता चल रही है कि क्लासेस जो है वो आपकी फॉर्मली स्टार्ट होगी फ्रॉम द 20th ऑफ मई। आज 13th है ना कि 15th हो गया? आज 15th है। ठीक है, 20th ऑफ मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। दिन कौन सा बता, 20 को वेडनेसडे, वेडनेसडे बनता है, तो फ्रॉम द कमिंग वेडनेसडे फ्रॉम द 20th ऑफ मई आपकी जो क्लासेस हैं वो फॉर्मली स्टार्ट हो जाएंगी। और जो है ना क्लासेस ऑब्वियसली मेरी तो यही कोशिश थी कि ये जो आपकी क्लास है ये भी फॉर्मल क्लास ही हो, इस एतबार से कि मैंने वो कोई आपसे इस ख्याल से सोर्सेज छुपाए बिल्कुल नहीं है कि जो है ना कि वो आप बाद में अगर इनरोल होंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सारे सोर्सेज जो है ना वो उसी तरह से बताए हैं जिस तरह से जो है ना वो बताने चाहिए थे, टू एन एक्सटेंड कि अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना तो उसमें इनमें से मैं कोई बात रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें कोई दोबारा से कोई नई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रहा हूँ, बल्कि पहले टॉपिक से हम चीजें आगे चला रहे होंगे कि सोक्रेटिस की थ्योरी क्या थी, प्लेटो की क्या थी, एरिस्टोटल क्या थी, वो हम उस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मतलब मेरी तरफ से ये भी एक फॉर्मल क्लास थी। अलबत्ता एकेडमी की तरफ से ऑफिशियली जो आपकी फॉर्मल क्लासेस हैं दोज वुड बिगन फ्रॉम द 20th ऑफ मई। सोर्सेज हैं, यही आपके सारे सोर्सेज हैं, और इनके हवाले से वो सारी बातें जो मेरे माइंड में थी मैंने आपसे कर ली हैं। हाँ जी सर वैसे आप जो मतलब क्लासेस ऑफिशियली क्लासेस में जब आप हाँ जी start करेंगे हाँ जी तो वो आप एज अ डिक्टेट करके पढ़ाएंगे, जैसे कि वो टाइटल्स होते हैं, सब टाइटल्स होते हैं, कुछ ये बताएंगे आप इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें, हाँ ये जार्गन्स हैं, इसको हमें ऐसे यूज करना है, इसी तरह वो एज अ प्रॉपर डिक्टेट हो। नहीं, मैं 2-3 चीजें उसमें ना जो मेरे माइंड में है वो ये हैं कि नंबर एक कि आपकी ना कॉन्सेप्चुअल जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर प्लेटो है या अरिस्टोटल है या कोई पॉलिटिकल सिस्टम है तो वो इन ओरिजिनलिटी है क्या, आपको वो क्रिस्टल क्लियर हो टू एन एक्सटेंट के, मतलब मेरी तो कोशिश ये होगी कि आपको इतना समझ आ जाए कि आप किसी किताब से उसके बाद नहीं भी ना पढ़ रहे, आपने जो क्लास में नोट्स बना लिए हैं, ठीक है, उसको आप मेमोराइज कर लें और उसको जो है ना वो इन फॉर्मल वर्डिंग प्रेजेंट कर दें तो आप कवर हो जाए। लेकिन यस, उससे आपके उतने अच्छे नंबर्स नहीं होंगे, नंबर्स अच्छे तब होंगे जब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी क्लास में हो जाए, क्लास में भी आपके नोट्स बन जाए, बाद में आप जाके जाके बुक से भी पढ़ लें और बुक से पढ़ के अपने जो नोट्स हैं उनको फर्दर रिफाइन कर लें और फिर चीजों को फर्दर जो है ना वो ऐड करें। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। तो एक चीज ये कि एक जो एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो मैं इंश्योर क्लासेस में हो जाए।
नंबर 2 मैं आपको ना कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लाजमी तौर पे लिखवाऊंगा भी, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल अगेन चूंकि प्लेटो वगैरह ये शुरू में हमारी बातें शुरू यहाँ से होनी है कि प्लेटो है तो अच्छा, ये 8 बेसिकली वो आपकी हेडिंग्स बनती हैं जो आपने लाजमी इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है, इन 8 एस्पेक्ट्स पे लाजमी बात करनी है। इसके अलावा मजीद कर लीजिएगा, इनसे कम ना करिएगा। तो जो ऐसी 8 बातें बतौर मिसाल होंगी ना, वो आई विल डायरेक्टली नरेट इन द क्लास, डिक्टेट इन द क्लास इन टर्म्स, इसको लिख लीजिए, ठीक है, ताकि जो आपके प्रॉपर नोट्स हैं ना वो आपके क्लास में बन जाएं। हाँ लेकिन ये कैवीट जरूर है, ये वार्निंग जरूर है कि मैं तेज बोलता हूं तो वो आपको तेज तेज लिखना पड़ेगा, आहिस्ता लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और इन द एंड जैसे बाकी चीजें वो साथ साथ होती रहेंगी कि जो है ना वो एमसीक्यूज भी हम साथ साथ क्लासेस में कवर कर लेंगे, उसको भी मेरी एम्फेसिस होगा। और जो है ना वो आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसको भी मैं रिव्यू कर लूंगा। और इनफैक्ट मेरे पास ना ये आज ही मैं वो लेके भी आया था नीचे से, ये सारे ना पास्ट पेपर्स हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, ठीक है। तो हर टॉपिक के साथ साथ अच्छा यही जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है ये पेपर में ऑलरेडी किसी अंदाज में पूछा जा चुका है, ठीक है। और अगर आपने अब यही क्वेश्चन करना हो तो आप इसमें किस तरह से इसको डिकोड करेंगे, क्या चीजें लिख के आएंगे। तो हर टॉपिक को हम रिलेट करते रहेंगे विद द पास्ट पेपर्स। तो दिस वुड बी योर अप्रोच इन द क्लासेस, तो सर ठीक है। हमें मतलब कम टाइम मिलेगा, हम उसको घर जाके मतलब उसमें एडिशन कर सकेंगे, यस। ठीक है। हाँ क्योंकि अगर हम घर में शुरू से नोट्स बनाएंगे तो फिर वो बहुत टाइम वेस्ट। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको वो क्लास में आप जो है ना कोरे कागज के साथ बैठे रहे और घर जाके नोट्स में आ रहे हो, नो नो। आप क्लास में नोट्स बनाएंगे, घर जाके सिर्फ उनको रिफाइन आप कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और वो लाजमी करिएगा, मतलब मैं तो कहूंगा लाजमी करें। क्योंकि अगर आप क्लास वाले नोट्स की बुनियाद पे और लेक्चर में आज पे 110 नंबर ले रहे हैं ना, तो आप जो घर जाके उसको दोबारा किसी बुक से पढ़ लेंगे ना और फिर उसमें चीजें ऐड कर लेंगे, वो 110 नंबर 120 130 पे चले जाएंगे। अगर क्लास के नोट्स की बुनियाद पे, लेक्चर की बुनियाद पे आप 120 पे खड़े हैं ना, तो वो जाके फर्दर जो पढ़ेंगे ना वो 120 से 140 पे आपको ले जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्लासेस। इन द एंड जो है ना वो बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं उसमें कुछ तो प्रेजेंटेशन की चीजें हैं, और एक बात वो है जो स्पेसिफिकली पोल ओरिएंटेड है। किसी भी किताब में ना तकरीबन आपको पॉलिटिकल साइंस की ना कोटेशंस नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो कोटेशंस स्पेसिफिकली पोल साइंस की कोटेशंस वो आपने लाजमी इनकॉर्पोरेट करनी है इन योर नोट्स, उनको मेमोराइज करना है, उनको अपने आंसर्स में लाजमी इनकॉर्पोरेट करना है। और एक आपके पास जो गिफ्ट है वो यही कोटेशन है, ये ऐसी प्यारी कोटेशन है कि आपको कोई कोटेशन नहीं आ रही तो ये वाली कोटेशन लिखते हैं, ये पूरे पोल साइंस में हर जगह रेलिवेंट है, ठीक है। या नहीं एक ही क्वेश्चन में करेंगे, बार बार थोड़ी लिख देंगे ठीक है। तो ये एक अभी एक ही लिखे, फिर आगे जाके वो ऑब्वियसली जो है ना वो मजीद भी ऐड की जा सकती है। इस तरह इसलिए एक इस तरह कोटेशन है, जब भी लीडरशिप की बात हो ना तो मैकियावेली के वर्ड्स हैं, ही हु विशेस टू बी फॉलोड मस्ट नो हाउ टू कमांड, ही हु विशेस टू बी फॉलोड मस्ट नो हाउ टू कमांड। जब भी लीडरशिप की बात हो रही हो तो बस ये जो है ना ये कोटेशन वहां पे ऐड कर दें, लेकिन यही एक पेपर में एक ही दफा, बेशक 12 के 12 पेपर्स में ऐड कर दें, ठीक है, लेकिन एक पेपर में एक ही दफा, ठीक है। तो कोटेशंस आपने लाजमी ऐड करनी है पॉलिटिकल साइंस में, ऑब्वियसली इससे आपके जो है ना वो मार्क्स बेहतर होंगे। जार्गन पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि आपने ना पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जो भी बात करनी है ना वो बड़ी जो है ना वो पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में हो रही हो, और वो लैंग्वेज क्या है मैं रिपीट कर देता हूं कि यही टर्म्स पॉलिटिकल सिस्टम्स, डेमोक्रेटिक पीस, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है, सोवरेनिटी, लिबर्टी, राइट्स एंड ड्यूटीज, ये सारे पॉलिटिकल साइंस के स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये जो है ना आपने ख्याल करना है कि पॉलिटिकल साइंस में बी वेरी विजिलेंट अबाउट द जार्गन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और इन द एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिगार्डिंग द बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स, पेपर ए है सारे का सारा थ्योरी का पेपर, लेकिन जब भी आप थ्योरी को लिखेंगे ना तो आप थ्योरी को लाजमी रिलेट करेंगे विद द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। कभी भी आप थ्योरी पे बात जो है ना वो थ्योरी से शुरू करके थ्योरी पे खत्म नहीं कर देंगे, ठीक है। आप लाजमी थ्योरीज को रिलेट कर देंगे विद द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, लाजमी करेंगे आप। और इसके जो पेपर 2 है उसमें वाइस वर्सा है कि जब भी आप पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ रहे होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि उनको रिलेट कर दें विद पॉलिटिकल थ्योरीज एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यानी कि जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ,
और थ्योरेटिकल चीजों को रियल वर्ल्ड एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ आपने लाजमी रिलेट करना है। और ये जो आखिरी चीज है ना, यही चीज जो है वो आपको जरा बेहतर नंबर दिलाती है। हर जो अच्छा एस्पायरेंट है, जो भी अच्छा एस्पायरेंट है, सीरियस एस्पायरेंट है, वो कोटेशंस भी ऐड करेगा, उसकी लैंग्वेज और उसका जार्गन जो है वो भी पोल साइंस वाला होगा, उसकी लेंथ भी एक अच्छी लेंथ होगी, 8 सफ़े वो लिख के आ रहा होगा, उसने फ्लो चार्ट्स भी बनाए हुए होंगे। ठीक है, और हमारे साथ जो लोग एलोकेटेड हैं, अच्छे ग्रुप्स में आए हैं, उनने ये सारी चीजें की, इस वजह से उनके नंबर्स जो हैं वो 120s और 130s में आए। अगर आप ये नहीं करते तो आपके 120s 130s में नहीं आते। 140s में अगर मेरे नंबर थोड़े से बाकियों से ज्यादा गए ना, तो टू बी ऑनेस्ट उसकी सिर्फ एक ये वजह थी, आखिरी वाली, कि हर थ्योरी वाली बात को रिलेट कर दिया विद द रियल वर्ल्ड सिनेरियो, और हर रियल वर्ल्ड सिनेरियो को रिलेट कर दिया विद द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। ये वो डिफरेंट चीज थी जो मैंने की, जो किसी किताब में वैसे अवेलेबल नहीं है, जो मुझे किसी ने गाइड भी नहीं की, वो मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग थी चीजों की कि अच्छा ये काम करना चाहिए, और इससे मेरे जो मार्क्स हैं वो बाकी सालों से ज्यादा आ गए, क्योंकि किसी भी और ने ये काम नहीं किया था। अगले साल कंपटीशन बढ़ जाएगा, आप ये सारे काम करके आएंगे। ठीक है, तो डेट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद जो है ना वो आपके हम क्वेश्चंस ले लेंगे, एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। जो आप हाँ जी। ब्लॉगर्स हैं उनमें हम टेस्ट में यही कर लेते हैं, आप हमारा फ्लो चार्ट के बारे हाँ जी। में जो पेपर वन का पार्ट भी है उसको आपने कैसे मतलब उसकी लेंथ मेंटेन की थी विद पार्ट बी, क्योंकि मैं हाँ हाँ अंडरस्टैंडिंग से कह रहा था कि जो फिलोसफर है उसकी हाँ जी। फिलोसफी को ड्रॉ करके है इसी तरह में। हम्म। अब अगर इट इज अबाउट एक्चुअली का मेरा क्वेश्चन आ है या कोई भी हाँ फॉर्म ऑफ दोनों कुछ भी है इसके अलावा, तो वो यार, अगर लेंथ बढ़ानी है ना, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेंथ के ना फिर टेक्निक्स हैं उसको बढ़ाने के। जैसे वो जो सारी हेडिंग्स लिखी है ना आपने, एक पेज पे वो सारी हेडिंग्स का ही एक फ्लो चार्ट बना दें, हेडिंग्स पे जाने से पहले। अब पूरा एक पेज कवर कर गया वो। ठीक है, अगर कोई कहीं पे ना कोई जो है ना वो इश्यूज बेस्ड मामला है, ठीक है, तो जो है ना वो वे फॉरवर्ड मामला उसमें प्रेजेंट कर दें। ठीक है, इस तरह का मामला करते हैं, और वो भी अगेन इन फ्लो चार्ट, नॉट इन द थ्योरेटिकल फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा वो लेंथ की ट्रिक्स ही होती है ना, कि जो है ना कोटेशन जो ऐड करनी है वो सेंटर ऑफ द पेज में हो, उससे ऊपर भी लाइन ब्लैंक हो, उससे नीचे भी लाइन ब्लैंक हो। ये वो टेक्निक्स हैं जिनसे लेंथ जो है ना वो आपकी इनहेंस करेगी। और यस, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को भी बढ़ाएं। अगर आप नॉर्मली 6 आर्गूमेंट्स लिखते हैं ना, तो कोशिश करें कि 8 आर्गूमेंट्स पे चले जाएं, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स अपने बढ़ाएं। नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स नहीं बढ़े तो यही कर लें कि जो है ना वो, चाहे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जो है ना वो कोई पॉलिटिकल फिलोसफर वहां पे ले आए, कि जो है ना जैसे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कर दें कि जो है ना वो जीएस मिल्स थॉट्स ऑन लिबर्टी, एक नया आर्गूमेंट आ गया, और वो आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग को भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। इस तरह से अपनी लेंथ को बढ़ाएं। अलबत्ता वो लोग जिनके मेरी तरह लेंथ अच्छी ज्यादा दी जाती, मेरी भी नहीं दी जाती, उनकी यही बात है कि सीएसएस में स्पेसिफिकली अगर आप 6 साइट्स लिख के आएंगे अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो आपको मार्क्स मिलेंगे मिनिमम। अलबत्ता 6 से कम ना जाइएगा, 6 इज मिनिमम। 6 से 8 पेजेस जो है ना वो एक बड़ी स्टैंडर्ड लेंथ है इन सीएसएस एग्जाम्स। और सीएसएस के हवाले से मुझे जाती तौर पे ये बात बहुत पसंद है कि सीएसएस ऑलवेज 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 रिवार्ड्स द क्वालिटी। यहां पे लाजमी क्वालिटी का एज मिलता है। अगर आपका पेपर जो है ना वो क्वालिटी के एतबार से, जार्गन के एतबार से, कोटेशंस के एतबार से, आर्गूमेंट्स की जो है ना वो स्ट्रेंथ के एतबार से बाकियों से अच्छा है ना, तो आपकी लेंथ चाहे कम भी है, सीएसएस आपको लाजमी रिवार्ड करेगा। ठीक है, पीएमएस में ये मसला है कि वहां पे लेंथ को लाजमी मेंटेन करने, आप जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी दे दें, अगर लेंथ मेंटेन नहीं है तो वहां पे नंबर नहीं मिलते, सीरीज में मिलते हैं। ठीक है, साथ चूंकि ऑनलाइन भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, तो मैं जो है ना इनके भी कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। अच्छा, वेस्ट मेडिकल थॉट के लिए जो है ना वो जो है वो मैंने आपको बता दिए कि क्या सोर्सेज हैं ऑनलाइन में। ठीक है, मजीद क्या क्वेश्चन है? अच्छा, इतना नीचे चला गया। तो क्लासेस एंड इनरोलमेंट इन विच कोर्स शुड बी डन फॉर करंट अफेयर्स पाक में पॉलिटिकल साइंस। अच्छा रामिस, ये ना आप कोऑर्डिनेटर से पता कर लीजिएगा, इस चीज का मुझे भी आइडिया नहीं है। ठीक है, और जीशान, यस, जो सेकंड पेपर में पार्ट बी में जो बुक है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसका सिर्फ लास्ट चैप्टर पढ़ना है, आपने सारी बुक नहीं पढ़नी। पॉलिटिकल साइंस के लिए सारी बुक ना पढ़िएगा, और कोई और चीज पढ़नी होगी तो मैं वो क्लासेस में दरमियान आपको साथ साथ बता दूंगा। और बाकी जान शेयर जो है ना वो मेरी कोशिश होगी कि मैं ना वो जो मॉक्स वगैरह हैं वो शेयर कर दूं मैं आपके साथ। अभी तो ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है,
और मेरे फोन में भी नहीं है, वो ढूंढने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको ढूंढ के इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। हुरैन बीएस इन पॉलिटिकल साइंस है आपका, तो एक तो आप लाजमी पॉलिटिकल साइंस रखें, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपने कुछ और रखा तो पूछना भी है कि व्हाई नॉट पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा इसके साथ जो है ना वो जेंडर एक अच्छी चॉइस है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ क्रिमिनोलॉजी या इंटरनेशनल लॉ एक बड़ी अच्छी चॉइस है, आई लॉ के साथ अच्छा चला जाता है पोल साइंस, ठीक है। जो है ना सोशियोलॉजी या फिलॉसफी वगैरह भी अच्छे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। राबेल, हाँ जी, आई विल बी टीचिंग दोज पीपल जिन्होंने 12 सब्जेक्ट्स में इनरोल किया ना, यानी कि पूरे सेशन में उनमें उन बच्चों को पोल साइंस मैं ही पढ़ा रहा हूँ। और हुरैन, यस, यूरोमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे ये जाती तौर पर सब्जेक्ट बहुत पसंद है। मैंने इस सब्जेक्ट को आप नहीं किया और इसके बावजूद मैंने इस सब्जेक्ट पढ़ा, खुद अपने शौक से पढ़ा, तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लाजमी रखिएगा यूरोपियन हिस्ट्री। और यस, यूरोपियन हिस्ट्री पोल साइंस के साथ जाती भी है। ठीक है जी। अच्छा, आप में से किसी के कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी बिलाल, थोड़ा सा काइंडली अभी ना आपस में बात ना करें, जो क्वेश्चंस हैं वो एक दफा हो लेने दें, उसके बाद आपस में आप तसल्ली से बातें करिएगा। हाँ जी। दोनों चीजों को जो है ना वो जो है ना वो इंपॉर्टेंस दे रहा होता है कि आप कितना साउंड आर्गुमेंट दे रहे हैं और कितने ज्यादा आर्गुमेंट्स नहीं है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन थीसिस में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितना आपका साउंड आर्गुमेंट है, करता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो मतलब आर्गुमेंट साउंड होता ही रेफरेंस के साथ है। जब तक कोई बात सिर्फ आपकी बात है उसकी इतनी वैलिडिटी नहीं है। जब आपने उस बात के हक में कोई केस स्टडी दे दी, किसी बुक का रेफरेंस दे दिया, किसी स्कॉलर की कोटेशन दे दी, किसी रिसर्च पेपर का रेफरेंस दे दिया, फिर उस बात में वैलिडिटी आएगी। आर्गुमेंट स्ट्रांग होता ही विद द हेल्प ऑफ एविडेंस है, ठीक है। और एविडेंस अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसको एडवांटेज मिलेगा, लाजमी मिलेगा, और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। जिस तरह ग्रेजुअली मैंने ये अडॉप्ट जो है ना अप्रोच की इन माय ओन जर्नी, कि जो भी मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं ना, इवन इन पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इवन इन इस्लामिक स्टडीज, तो उस आर्गुमेंट के नीचे कोई ना कोई एविडेंस दो। कहीं पे कोई कोटेशन डाल दी, कहीं पे कोई बुक का रेफरेंस डाल दिया, कहीं पे किसी रिसर्च पेपर का हवाला डाल दिया। मेरी कोशिश ये रही है कि कभी भी कोई बात ना सिर्फ आर्गुमेंट अपनी बात तक महदूद ना हो, साथ लाजमी कोई ना कोई हवाला हो। कुछ नहीं आ रहा, कोई जो है ना कोई शेर जो है इस्लामियात में ऐड कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी ऐड करें। और ऑब्वियसली कहीं पे कुछ नहीं जहन में आ रहा, फिर जो है ना कुछ गलत चीज ऐड ना करिएगा बस, ठीक है। तो लेकिन प्रेफरेंस ये है कि चीजें तैयार कर लें। कोई और क्वेश्चन आप में इसके साथ पोल साइंस के हवाले से, इन जनरल जो है वो आपका किसी हवाले से क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यार लो भी है और अभी सेचुरेशन भी काफी है उसमें, लेकिन सब्जेक्ट बड़ा मजेदार है, उसका जो नॉलेज है वो आपको हर जगह हेल्प करता है। अच्छा, ब्रिटिश और इस्लामिक में से ना अगर स्टेबिलिटी देखनी है ना तो वो ब्रिटिश में है। ब्रिटिश स्टेबल है, वो हर साल 70 60 70 60 नंबर देता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ब्रिटिश में है। और जो है ना रिस्क जो है ना, रिस्क एडवांटेज जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री में है। इस्लामिक हिस्ट्री स्टेबल नहीं है, अगर नंबर खराब करेगा तो 40 पे भी गिरा देगा, लेकिन अगर देगा तो 90 नंबर देगा, ठीक है। और 2 साल से बड़े अच्छे नंबर दे रहा है। बल्कि 26 का भी पेपर आसान है, कल रात को मेरी दोस्त से डिस्कशन हो रही थी। 24 में 2024 में इस्लामिक हिस्ट्री के हाईएस्ट नंबर 98 पॉसिबल ही नहीं है, एग्जामिनर ने ऑब्वियसली वो रिवार्ड किया। 2025 में हमारे साथ जो हमारे 55th कॉमन में लोग आए हैं, इस्लामिक हिस्ट्री का हाईएस्ट नंबर 96, ठीक है। 26 का पेपर अगेन बहुत आसान पेपर है, जो कि बड़ा विजिबल है कि बहुत अच्छे नंबर देने वाला है। तो अब 27 में वी आर नेवर श्योर, ठीक है। अगर रिस्क लेने पे आप आमादा हैं कि मैं रिस्क ले सकता हूं, ठीक है, और अगर ये मुझे एज दे गया तो मुझे एक्सपोनेंशियल नंबर देगा, और अगर खराब गिरा गया, ठीक है, तो फिर भी इन्होंने साथ बाकियों को इतना अच्छा तैयार किया होगा कि वो मुझे सेव कर लेंगे, ठीक है। तो जो है ना वो आप इस्लामिक हिस्ट्री रख लें। अगर रिस्क नहीं लेना, ठीक है, तो इन डेट केस जो है ना वो ब्रिटिश पे रहें। ब्रिटिश आपको स्टेबल स्कोर देगी, 60 70 स्कोर दे देगी, इससे कम पे नहीं आएगी इंशाल्लाह। हाँ, ब्रिटिश हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, इस्लामिक हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ब्रिटिश हिस्ट्री जो है वो लेंथी है, वो ना इस्लामियात में सिर्फ कोट हो सकती है, और लेकिन ब्रिटिश हिस्ट्री भी कोई खासी कोट नहीं होती। जो यूरोपियन है ना वो कोट होती है नाम से। यूरोपियन हिस्ट्री हर जगह कोट होती है, वो आपके ऐसे में भी काम आ जाएगी, पाक करंट में भी काम आ जाएगी, जेंडर में भी काम आ जाएगी, ठीक है। ब्रिटिश हिस्ट्री नहीं कोट होगी, ब्रिटिश हिस्ट्री सिर्फ ब्रिटिश के लिए ही वो काम आएगी।
ब्रिटिश हिस्ट्री लोग स्कोर के लिए ही रखते हैं, स्टेबिलिटी के लिए ही रखते हैं। मतलब जिसको है ना कि यार मैंने सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर लेना है, वो ब्रिटिश चूज कर लेता है। ठीक है। वरना ब्रिटिश एक ड्राई सब्जेक्ट है, कोई बड़ा मजेदार भी नहीं है। जैसे यूरोपियन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, मतलब दिल करता है उसको पढ़ने का। ब्रिटिश हिस्ट्री जो है ना वो विलियम और जो है ना वो जेम्स और जो है वो क्वीन विक्टोरिया, वो अजीब अजीब जो है वो, मुझे क्या सरोकार है क्वीन विक्टोरिया ने जो है ना फ्लासन में क्या किया था। इस्लामिक हिस्ट्री में चलो स्वाब तो मिलेगा ना मुझे ठीक है, ब्रिटिश से स्वाब भी नहीं मिलेगा। कोई और क्वेश्चन है किसी का? ठीक है जी। अ, ख्याल रखें अपना, आगे 20 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो जी। फिलॉसफी में पहली बात यह कि फिलॉसफी इज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ एवरीबॉडी। हर बंदे का ना फिलॉसफी वाला टेम्परामेंट नहीं होता। मेरा जाती तौर पे फिलॉसफी वाला कोई खासा टेम्परामेंट नहीं है, इस वजह से मैंने इकोनॉलजी ऑप्ट कर ली। और फिलॉसफी 2 साल से खराब नंबर दे रही है। 24 में भी नंबर खराब थे फिलॉसफी के, 25 में भी खराब थे, 26 का पेपर भी मुश्किल पेपर आया। ठीक है। तो अगर तो आपको जाती तौर पे बहुत शौक है ना फिलॉसफी पढ़ने का, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने जिंदगी में पहले दफा फिलॉसफी का नाम जो है वो आपने किसी में सुना है, अगर ऐसा नहीं है और आप जो है ना वो बचपन से आपको जो है ना वो सूफीस वर्ल्ड और 40 रूल्स ऑफ लव और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी या जो है ना वो स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, ऐसी फिलोसफिकल बुक्स पढ़ने का आपको पहले से शौक है, तो फिर फिलॉसफी आप कर लें। अदरवाइज ना करें। अगर नए सिरे से करनी है ना तो फिर फिलॉसफी ना करें, फिर कोई और सब्जेक्ट कर लें। क्रिमिनोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में क्राइम्स क्रिमिनल का बहुत स्कोप है। ठीक है, नॉलेज बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको पंजाबी का जो है ना बाबा बुल्ले शाह का नॉलेज है, अभी हो जाएगा ना, तो इसका भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ पंजाबी थी मेरी। हाँ जी। मैं ना सोशियोलॉजी को इतना अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि सोशियोलॉजी ना आपको बहुत अच्छे स्कोर देता। पंजाबी में चलिए ये आप लोग सारे समझ लीजिए बात, पंजाबी जो है ना अगर आपको बुरे नंबर देगा ना, आप पंजाबी में कोई डिजास्टर कर रहे हैं और पंजाबी वाले एग्जामिनर ने फैसला किया कि यार ये कैसा फजूल आदमी है, ठीक है, तो वो आपको 60 नंबर देगा। ठीक है, अगर वो आपको पनिश कर रहा है, रखने की देगा। हाँ इसी वजह से 60 देगा ना, वरना तो आप फेल हुए पड़े हैं। और अगर जो है ना सोशियोलॉजी के एग्जाम में आप बहुत पसंद आ गए हैं कि यार कितना शानदार कैंडिडेट है, फिर वो आपको 60 नंबर देगा। ठीक है, तो ये मसला है। तो अगर उस ग्रुप में आप पंजाबी नहीं रखना चाह रहे तो इन डेट के साइकोलॉजी देख लें, वहां पे साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर दे रहा है। और वहां पे एक और सब्जेक्ट है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का फायदा ये है कि वो पीएमएस में रिपीट भी हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे सोशियोलॉजी को ना देखें, वहां पे अगर देखना ही है पंजाबी को छोड़ना ही है तो साइकोलॉजी देखें, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन देखें। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जो है ना मुझे पढ़ा हुआ था उसको ऐसे में यूज करिएगा, यहाँ इस ग्रुप में कोई नया सब्जेक्ट रख लें। ठीक है, 2025 में अच्छा ट्रेंड नहीं रहा केमिस्ट्री का। मेरी अच्छी दोस्त है रुखमा रियाज, उनकी केमिस्ट्री थी और अच्छा स्कोर नहीं रहा उनका। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके लिए ना मैं ना पता करके आपको रुखमा से पता करके बता दूंगा कि आप 2027 वालों को रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, मतलब अभी मुझे केमिस्ट्री का आइडिया नहीं है इतना। हाँ, और वो तो फिर बड़ा प्रमोट भी करते होंगे कि नहीं करते? नहीं सर, नहीं करता सर। वो नहीं करते। वो कहते हैं पॉलिटिकल पर टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, टेक्निकल सब्जेक्ट्स अमूमन को जो है ना वो अगर फायदा दें तो बड़ा फायदा देते हैं, और अगर ना दें तो नुकसान करवाते हैं। और हम जो है ना वो, हम में से अक्सर लोग इतने अच्छे स्टूडेंट्स होते नहीं कि यूनिवर्सिटी में भी अच्छा पढ़ते हो। जब यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है फिर हमें याद है कि अच्छा यार अब पढ़ना चाहिए, तो फिर हम सीधी सी तरफ आ जाते हैं। पब्लिक एड अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। मतलब वहां पे ना उस ग्रुप में, वो उस सारे ग्रुप में अगर कोई सब्जेक्ट बाकी बच गया है ना बेहतर, तो वो पब्लिक आईडी बच गया। टाउन प्लानिंग टेक्निकल है, वो हर बंदा कर नहीं सकता। जीपीपी ने लोग डुबो दिए हैं इस साल। ठीक है, और पब्लिक एड वहां पे अभी भी जो है ना एक सहारा है। जो है ना वो दर्द के मारों का सहारा पब्लिक एड है वहां पे भी, तो अच्छा सब्जेक्ट है, कर लें। और पब्लिक एड का फायदा फिर ये वाकई है कि पब्लिक एड भी दोबारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प कर रहा होगा। ऐसे में, पॉलिटिकल साइंस में, जेंडर में, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में पब्लिक एड का नॉलेज हर जगह यूज हो रहा होता है। ठीक है, ऑल राइट जी। फिर से मुलाकात होगी हमारी इंशाल्लाह। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। का
Thank you.